तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन, हफ्ते के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। कमजोरी के साथ है कारोबार, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में कुछ रिकवरी या फिर रहेंगे बाजार कमजोर। क्लोजिंग किन लेवल्स पर होगी और उसका क्या मतलब अगले हफ्ते के लिए आप निकालें, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आखिरी 1.5 घंटे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वीकेंड से पहले कोई पोजीशन कैरी करे या नहीं, किन स्टॉक्स में बढ़ रहा है एक्शन, सब चीज डिस्कस करेंगे अनिल जी के साथ और कुछ नतीजों पर भी फोकस रहेगा। पर अनिल जी, इस समय बाजार की 5 बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, 5 बड़ी बातों की बात करें दीप, तो सिंपल चीज़ है। इस वक्त जो बाजार में एक्शन भरपूर है वो कमजोरी की तरफ है। तो एक मेटल को छोड़ दे, बाकी सारे सेक्टर ऐसे हैं जो लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 0.5% के आसपास का नुकसान आपको निफ्टी में दिखेगा, 9100 के आसपास है। निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई, लेकिन कोई साइजेबल रिकवरी अभी तक है नहीं। बैंक निफ्टी करीबन 300 अंक नीचे है, 18,800 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक, ऑटो और IT शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली है। मेटल्स ऊपर है, जैसा मैं बता रहा था, 1.5% ऊपर आपको मेटल इंडेक्स नजर आएगा। यूरोप के बाजार मजबूत खुले, 1% तक की मजबूती यूरोप के बाजारों में है और डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं डाउ फ्यूचर्स में भी 1/3% की मजबूती है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% मजबूत दिख रहे हैं। तो अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन ठीक ठाक सा हो सकता है, ये संकेत तो आपको आते हुए दिख ही रहे हैं इस वक्त। तो कुल मिलाकर मिला जुला सा कारोबार है। कल अच्छी मजबूती होने के बावजूद अमेरिका में, आज डाउ फ्यूचर्स मजबूत होने के बावजूद भारतीय बाजार दबाव में है। इसका मतलब साफ है कि दीप, कल की बिकवाली के आंकड़े FIs के जो आए हैं वो थोड़े भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं हमारे बाजारों पर। बिल्कुल अनिल जी, बहुत भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और 3-4 बातें हैं जिस पर अभी नजर होगी। आज से मंडे के बीच में सर काफी सारे इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो ऑफ कोर्स वीकेंड सेशन है, मार्केट क्लोजिंग के बाद FM की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीकेंड पे 2 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। तो FM 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और होने वाली हैं जिस पर इकोनॉमिक पैकेज पर और डिटेल्स आएंगी। इसके अलावा ट्रम्प साहब आज शाम को बात करने वाले हैं और वैक्सीन पर वो कह रहे हैं कुछ अपडेट देंगे, तो वहां पर भी बाजार ध्यान दे रहा है। और सबसे बड़ी खबर तो सर अब लॉकडाउन को लेकर ही आएगी। जिस तरह मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ और शहरों में लॉकडाउन बढ़ रहा है और बाकी देश में लॉकडाउन बढ़ेगा, उठाया जाएगा, किस तरह के नए चेंजेस होंगे। तो सर बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हमें ट्रैक करने पड़ेंगे, जो मार्केट बंद होने के बाद और मंडे को मार्केट खुलने तक आने वाले हैं। बिल्कुल। और दीप, एक चीज आप समझिए, अगर इन सब उम्मीदों के बीच भी बाजार लाल निशान में ट्रेड करें तो उसकी वजह यही है कि थोड़ा बाजार को कहीं न कहीं ये है कि पता नहीं, मतलब FIs इतनी तेजी से कल बेच के गए। कल का सेशन जिस हिसाब से लगभग 4,000 करोड़ की कैश मार्केट इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की, वो ज्यादा है वो। और आज सुबह आपको याद है हम बात कर रहे थे कि सब लोग डाउ की बात कर रहे हैं, डाउ ये ऊपर नीचे हो गया, सब बाकी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि रिकवरी के संकेत भी बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के खुलने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि FIs इतना तेजी से कल बेच कर गए। तो आज आप देखिए, ऐसा कोई नेगेटिव कारण आपको दिखेगा नहीं। करेक्ट, न तो डाउ खराब बंद हुआ, डाउ बहुत मजबूती के साथ बंद हुआ, कल 450 अंक ऊपर, नीचे से 600 पॉइंट सुधर गया। अभी भी डाउ फ्यूचर्स 50-75 ऊपर ही है, ठीक है। यूरोप 1% ऊपर है, फिर भी आपसे चढ़ा नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जाया जा रहा। क्यों भाई? तो बात सिंपल वही है कि आपकी FIs की बिकवाली के जो आंकड़े हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है जो ये कि 9050 पर सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने आज, और वो सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9043 का लो आपने 2-3 दिन पहले बनाया था और वहां से एक अच्छी रिकवरी हुई थी। ये ठीक पैकेज आने का, प्रधानमंत्री जी के पैकेज की घोषणा करने के एक दिन पहले 9043, जी हाँ 9043 वो दिन का लो था। तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर हम रुके हैं। तो आज आपके लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दीप। एक तो ये कि अगर आप 9050 या इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो हम बहुत ही मामला खराब है, और दूसरा ये कि अगर आप क्लोजिंग ऊपर की तरफ 9200 के ऊपर देते हैं तो उतने बुरे नहीं है। तो देखते हैं आज क्या कुछ होता है इसके बीच में, लेकिन रुपया इस बीच बंद हो चुका है और 1 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया बंद हुआ है दीप, ये है आपके लिए। बिल्कुल, तो 1 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया बंद हुआ, 9 पैसे मजबूत रुपया ओपन हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जिन लेवल्स पे ओपन हुआ था वहां से लगभग 10 पैसे की कमजोरी, तो एक तरह से रेंज में ये रहा है। और डॉलर भी हमने इंटरनेशनली थोड़ा रेंज में आते हुए देखा है जहां तक करेंसी का सवाल है। आइए हमारे गेस्ट से जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि बाजार पर राय क्या बन रही है। कुछ एक्टिव स्टॉक्स, अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट आया, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वागले साहब भी हमारे साथ हैं और सुमित बगड़िया भी हमारे साथ इस
आफ्टरनून जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था अभी आईटीसी पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। जिस तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग आई है, आईटीसी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या ये आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ा एक्शन दिखा सकता है आईटीसी? बिल्कुल दीपांशु, आईटीसी ना सिर्फ एक्शन दिखा सकता है बल्कि एक तेजी भी दिखा सकता है। आईटीसी ने अभी रिसेंटली अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करा है और 75% ऑफ प्रॉफिट जो है डिविडेंड में बांटेगा। तो जून में यहाँ पर 9 रुपए का डिविडेंड आने की आशा है और काफी लोग यहाँ पर इसको ऊपरी स्तरों पर 220-250 के अराउंड लेके फंसे हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अब एवरेजिंग का टाइम आ गया है, तो आईटीसी को यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से भी खरीदना चाहिए और लंबी अवधि के लिए एवरेजिंग भी की जा सकती है। ओके, एक स्पाइक आता हुआ दिख रहा है जहां तक आईटीसी का सवाल है इस समय। तो चलिए नजर डालते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वेदांता में भी थोड़ा एक्शन आया है, टाटा मोटर्स और साथ ही मदरसन, यहाँ पर भी आप बढ़िया एक्शन देते हुए देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इन ग्लोबल स्टॉक्स में। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ग्लोबल बाजारों में भी अनिल जी भी हमें बता रहे थे, डाउ फ्यूचर्स में थोड़ा एक्शन आया, यूरोप के बाजार पॉजिटिव खुले। तो कहीं ना कहीं इन सिलेक्ट ऑटो स्टॉक्स में आपने उसका एक्शन आते हुए देखा है। और वेदांता देखिए एक शार्प स्पाइक आते हुए दिख रहा है, काफी वॉलेटाइल रहा है पिछले 2-3 दिनों में जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। मदरसन सुमी, सुमित जी, मदरसन सुमी का चार्ट देखिए, वैसे तो एक ब्रॉड रेंज में ही रहा है, ये काफी शार्प मूव देता है दोनों डायरेक्शंस में। इस समय कॉन्फिडेंस आएगा मदरसन सुमी में ट्रेड लेने के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। मदरसन सुमी एक रेंज में, बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज किया है। मदरसन सुमी का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 75-76 के आसपास। 75-76 का मदरसन सुमी का सपोर्ट है और ऊपर में जो मदरसन सुमी का रेजिस्टेंस है वो करीब करीब 85-87 के आसपास है। तो ये रेंज मान के चले मदरसन सुमी का। 85-87 का लेवल टूटता है उसके बाद मदरसन सुमी में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक एक बार लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे में 75-76 का लेवल टूटता है तभी इसके अंदर कुछ खास बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। तो एक बार ये रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है मदरसन सुमी। बिल्कुल। और दीप, जो आपने मदरसन सुमी का सवाल पूछा उससे अच्छा हुआ कि मुझे भी याद आया कि मुझे एक अपडेट देना है। कल के 2000 में हमने मदरसन सुमी शॉर्ट करने की राय दी थी और कल वो 79 तक पहुंचा भी था। आज भी 79 का लो बनाया है। 81 से 82 रुपए की रेंज में हमने शॉर्ट करने की राय दी थी। 84 रुपए, 84.25 का स्टॉप लॉस। हालांकि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपकी जो शॉर्ट प्राइस है उसके आसपास ही होना चाहिए, 81-82 रुपए के आसपास। तो एक बार आप एग्जिट कर लें। आज जो भी कल के 2000 वाले जो स्टॉक्स हैं वो आज आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा हमने पीएल दिया था, पिरामल 852 का पहला टारगेट था, वो कल ही हासिल हो गया था। तो हमने कल ही कहा था कि या तो आप बुक कर लें या फिर अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आए। दूसरा टारगेट 840 का था, तो पिरामल में 840 का टारगेट नहीं हुआ, 852 का हुआ। 852 का लो आज भी बनाया है और उसके बाद आपको कॉस्ट का स्टॉप लॉस यानी 870 के आसपास रखना था। अगर रखा है तो ठीक, नहीं रखा है तो आपको काट लेना चाहिए। सिंपल चीज है, क्योंकि पहले टारगेट तक वो पहुंचकर फिर रिवर्स हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। और निफ्टी में भी हमने आपको पुट ऑप्शन 9100 का लेने की राय दी थी और 8900 का पुट ऑप्शन आपको बेचने की राय दी थी। 80 रुपए की कॉस्ट में ये बन रहा था। इसमें भी आपके अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये कि वैसे तो मैं 3:20 पर बताऊंगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पहले से ही बता दूं और बाकी इंडेक्स में और मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से एक बार पैसा आ रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, ये आपको कर लेना बहुत जरूरी है। तो ये आपके लिए राय। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पहले जल्दी से देख लें इवेंट्स जिन पर आपकी आज नजर रहनी चाहिए, आज भी और इस वीकेंड पर भी। जिन इवेंट्स पर आपको फोकस करना है उसकी लिस्ट तैयार है मानसी के पास। मानसी बताइए। बिल्कुल शुक्रिया अनिल जी। आज का दिन, सोमवार का दिन और पूरा वीकेंड काफी एक्शन पैक रहने वाला है। ढेर सारे इवेंट्स जिस पर फोकस रहेगा। एक तो लॉकडाउन 4.0 से जुड़ी सारी तमाम जानकारी, अपडेट्स पर हमारा फोकस है ही। 17 तारीख तक जो भी अपडेट्स मिलेंगे उस पर हमारी नजर है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लॉकडाउन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक अभी जारी है। मुंबई के बाला साहेब ठाकरे स्मारक में यह बैठक है और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। महाराष्ट्र के लॉकडाउन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है, जिस पर हमारी नजर है। वित्त मंत्री की आज शाम 4 बजे फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहत पैकेज के ऐलान के बाद तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर हमारा फोकस आज रहेगा। और साथ ही अभी दीपांशु बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आज वैक्सीन, कोरोना वायरस को लेकर जो वैक्सीन है उसकी जानकारी दे सकते हैं। उसके अपडेट क्या है, डेवलपमेंट कितना हुआ है,
उस पर अपडेट आज शाम मिल सकता है, जिस पर हमारी नजर है। नतीजों के लिहाज से सिप्ला निफ्टी स्पेस में और साथ ही वायदा बाजार में एम फाइनेंशियल, L&T फाइनेंस होल्डिंग, टाटा केमिकल्स के नतीजे आ जाने वाले हैं। साथ ही कल की अगर बात करें, मानसून वेदर अपडेट आ रहा है। मानसून अंडमान के तटों तक पहुंच सकता है, स्काईमैट का ये अनुमान आता हुआ दिखा है। और साथ ही वेदर डिपार्टमेंट ये भी अनुमान लगाकर चल रहा है कि 5 जून तक केरल में भी मानसून दस्तक दे देगा। नतीजों के लिहाज से CDSL, ट्राइडेंट, नेल्को जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे और नेल्को की एक बोर्ड बैठक भी है डिविडेंड को लेकर, जिस पर नजर है। रविवार के दिन जापान के Q1 GDP के आंकड़े आने वाले हैं। नेगेटिव में रहने के अनुमान है यहाँ पर। नेगेटिव 7.1% के मुकाबले नंबर्स जो है नेगेटिव 4.6% पर जाते हुए दिख सकते हैं। सोमवार का दिन यानी कि 18 मई काफी अहम, देश में लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह से नए रंग रूप में होने वाला है, जिस पर अपडेट्स हम आपको वक्त वक्त पर देते रहेंगे। वेदांता की डीलिस्टिंग को लेकर 18 मई को बोर्ड बैठक भी होने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट होगा ये इवेंट पर नजर है। और नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में भारती एयरटेल, वायदा बाजार में टोरेंट पावर के नतीजे आने वाले हैं, जिस पर नजर है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए जल्दी से इवेंट्स के बाद डाल लेते हैं नजर उन सभी शेयरों पर जहां पर आज बाजार खुलने के बाद आई हैं खबरें। देवांशी के पास है वो लिस्ट। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आज देखिए अलिम्बिक फार्मा फोकस में है। कंपनी को US FDA से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो दवा है इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही जे कुमार इंफ्रा मुंबई मेट्रो से करीब 175 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है कंपनी को, इसके चलते रिएक्ट कर रहा है। और आज डिफेंस कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये स्टॉक्स आज फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये खबर आई है कि सरकार की अब भारत में बने जो फाइटर प्लेन्स है ये खरीदने की योजना बनती हुई दिख रही है, इसके चलते ये फोकस में। और आज बड़े सौदों में पावर ग्रिड और एम स्मॉल फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। पावर ग्रिड करीब 19 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 161 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और ई स्मॉल फाइनेंस में 24 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 440 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इस पर रिएक्ट करें। तो ये हैं वो तमाम खबरें जिन पर आज एक्शन हुआ है। और एक्शन के बाद आज शो की शुरुआत में ही कुछ स्पेशल पिक या पिक ऑफ द डे कल के लिए कुणाल जी और राकेश जी देना चाहते हैं। क्या है सर स्पेशल पिक ऑफ द डे, या फिर कोई स्पेशल पिक है? अनिल जी, स्पेशल पिक है। पिक ऑफ द डे तो हम 2:30 बजे 2:45 के आसपास देंगे, बट स्पेशल पिक है, डो नॉट मिस पिक है। जैसे कल कैडिला था उसी तर्ज पर एक काफी ओवरवेट पिक है। तो एक स्पेशल पिक जो विशेष तौर पर कुणाल जी और राकेश जी आपके सामने लाना चाहते हैं, और उसके लिए एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी, खरीदारी की राय है हमारी वेदांता पर। काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है इस पर। 2 दिन पहले आपने भी खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक ऊपर में 97, 98 तक गया था, और अब ये स्टॉक अनिल जी इजीली 100 रुपीज के लेवल्स को तोड़ेगा। नीचे में 88, 89 के अराउंड बड़ा बेस है, और क्लियरली एक री रेटिंग का कैंडिडेट है शॉर्ट टर्म में। इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी गिर जाए तो भी 1-2 दिन ये अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। मिस नहीं करना चाहिए वेदांता को, और खरीदे वेदांता। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन चार्ट पर दिख रहा है, 50 लाख शेयरों का कारोबार अभी कुछ ही देर में हुआ है। जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक जो है इसमें कोई बड़ा कुछ होने वाला है, तो मौजूदा स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 90 रुपये 50 पैसे पर। 90.5 पर स्टॉप लॉस रखें। ऊपर जो पहला टारगेट है वो 101 रुपये का 101 का होगा। दूसरा टारगेट 105 रुपये का होगा। 105 तक वेदांता तुरंत इसी रैली में जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं क्या कुछ हो सकता है। होना यह कि 18 तारीख को होनी है इसकी बोर्ड बैठक, 18 तारीख यानी कि सोमवार, और उसमें डीलिस्टिंग वाले प्रपोजल पर होगा विचार। 8750 ये डीलिस्टिंग की प्राइस है, वो तो अब एक तरह से बेस हो गया। वो प्राइस पे तो डीलिस्टिंग ऑफर कंपनी दे ही रही है। अब क्या और कुछ उस पर डिस्कशंस आती है, डिटेल्स आती है, वो देखने वाली चीज होगी। होगा क्या, क्योंकि चूंकि 87.5 तो अब बेस प्राइस एक तरह से हो गया। 101 और 105 के टारगेट जो दिए हैं
मुझे याद है जिस दिन ये खबर आई थी डीलिस्टिंग के ऑफर की, उस दिन मैंने 97, 98 का पहला टारगेट दिया था। बंसल जी, आपका उस दिन का पिक ऑफ द डे था, मुझे याद है 99 का भाव था आपका टारगेट, खुला सीधा 10% के सर्किट पर 98, 99 के आसपास, और उसके बाद 102 और 105 के मैंने टारगेट दिए थे, 102 पर पहुंचा था। उस दिन 102 का हाई था, ये परसों की बात है मेरे ख्याल से जहां तक। तो वापस से 102 यानी 101, 102 जो कुणाल जी टारगेट बोल रहे हैं, वहां तक जाने की संभावना है, और हो सकता है 105 तक भी पहुंचे। तो ये टारगेट के लिए वेदांता में खरीदारी कर सकते हैं। आपके पास एक बड़ा ट्रिगर है सोमवार की बोर्ड बैठक का, जो डीलिस्टिंग को लेकर होने वाली है। तो क्या कुणाल जी आप कह रहे हैं कुछ बड़ा हो सकता है? क्या बड़ा उसी से मिलता जुलता वही कुछ बड़ा हो सकता है? बिल्कुल अनिल जी, देखिए जिस तरह का कॉर्पोरेट एक्शन का बस तो काफी समय से चल ही रहा है, हम सब जानते हैं कि डीलिस्टिंग की चर्चा हो रही है, लेकिन जो अभी पिछले 1 घंटे में वॉल्यूम एडिशन चार्ट्स पर हुआ है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कुछ इन्फॉर्म्ड बाइंग वेदांता में होती हुई दिख रही है, और ये इवेंट से पहले हो रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदें तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बड़ा मूव मिल सकता है। तो खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है, ये आपके लिए राय आती हुई वेदांता पर इस वक्त। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए बड़ा एक्शन। 7% स्टॉक मजबूत है, तेजी से ऊपर आता हुआ। बाजार भी शो शुरू करते ही तेजी से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 9145 पर अभी अभी निफ्टी ने लाल से हरे निशान की तरफ आने की कोशिश की। निफ्टी का भी चार्ट देखिए, और निफ्टी में भी मूव देखिए, यहां पर आने की तैयारी में होता दिख रहा है। तो निफ्टी में भी थोड़ा एक्शन तेजी की तरफ बन रहा है। बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा है। अच्छा, और 2 अपडेट और दे दूं। बैंक निफ्टी पर हमने सुबह शॉर्ट करने की राय दी थी, और बैंक निफ्टी पुट भी हमने खरीदने की राय दी थी। तो मेरा ये मानना है कि एक बार आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लें बैंक निफ्टी में, चाहे पुट है आपके पास निकल जाए, और शॉर्ट में भी आप देखिए जहां हमने बोला वहां से 125 पॉइंट करीबन बैंक निफ्टी नीचे आया भी, और पूरे दिन भर अच्छे से ट्रेड भी किया नीचे। लेकिन आखिरी मिनटों में अब ये 2:15 बजे थोड़ा मूवमेंट जो दिखा रहा है, ये मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ वाला मूवमेंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है तो शॉर्ट काट लेनी चाहिए। एक और मुझे किसी ने मैसेज दिया आरईसी के लिए। जी हाँ, आरईसी भी हमने आपको शॉर्ट करने की राय दी थी, और आरईसी 101 रुपए में शॉर्ट करने की राय दी थी। 97 का पहला टारगेट था। आज फिर से आरईसी नीचे है, 98.5 के आसपास है। यहां पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 97.5 का लो बना है, या फिर अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लें। आपको मैंने 104 रुपए 50 पैसे का जो स्टॉप लॉस का लेवल दिया था, वो ट्रिगर नहीं हुआ है। तो आरईसी में भी आप चाहें तो अपनी शॉर्ट पोजीशन, मेरी तरफ से अभी एक भी कॉल ओपन नहीं है। चाहे वो बायोकॉन हमने बोला था, बायोकॉन देखिए वापस नीचे से घूम गया। अगर आपने पोजीशन रखी 640-42 में शॉर्ट किया होगा, और 620 तक के टारगेट थे, 320 माफ कीजिएगा, 322 के एग्जैक्टली 321 से घुमा है, तो लगभग हो गया। तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो सारी क्लोज हो चुकी। न कोई पुट 9100 का पुट खरीदने का, 8900 का बेचने का, सब पोजीशन जीरो है। आप मेरी रिकमेंडेशन पे आपने जो भी किया हो, सारी पोजीशन जीरो करके आगे बढ़े। तो दीप, मैं फ्री हो चुका हूं, अब मैं नया सोचने के लिए तैयार हो रहा हूं। बिल्कुल अनिल जी, और बाजार भी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर रहा है सर। जैसे जैसे आप अभी थोड़ा अपना अपडेट दे रहे थे, बैंक निफ्टी में 75 अंकों की रिकवरी एकदम कुछ ही सेकंड्स में आती हुई हमने देखी सर, और निफ्टी में भी पॉजिटिव हो गया। 9150 पर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी। कई दिग्गज स्टॉक्स में आप खरीदारी इस समय देख रहे हैं। कोटक बैंक में एक अच्छा रिवर्सल आया है, और उसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को सहारा मिल रहा है। वहीं अगर आप नजर डालें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में थोड़ी खरीदारी वापस आई है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी आती हुई देखी है। ITC जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वहां पर खरीदारी चल रही है इस समय। तो कुछ दिग्गज स्टॉक्स में जो खरीदारी आई है, और HDFC भी अब पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, उससे बाजार को सहारा जरूर मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छी रिकवरी आ रही है, और निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा और बेहतर लग रहा है इस समय। आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो अभी भी 50-50 है, 1:1 का रेशियो चल रहा है, बल्कि थोड़ी ज्यादा बिकवाली ही चल रही है इस समय। पर हाँ, बाजार की स्ट्रेंथ आ रही है, थोड़ी सी ब्रेथ बाजार की इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और ICICI, एक्सिस, TCS इन जैसे दिग्गज स्टॉक से भी थोड़ा आपको दबाव आया है। पर दूसरी तरफ आप रिलायंस को देखें, HUL को देखें, कोटक को देखें, तो वहां से आपको बाजार को सपोर्ट जरूर आते हुए दिख रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से एक्शन और बन सकता है। आज सुबह भसीन साहब रेकमेंड कर गए थे BPCL, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो भसीन साहब से BPCL का अपडेट जरूर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी आपने शानदार खरीदारी देखी है। बिल्कुल जुड़ चुके हैं अनिल सर, ओवर टू यू। भसीन साहब भी जुड़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल भसीन साहब हमारे साथ तैयार है। बिल्कुल बजाकर भसीन साहब का स्वागत किया जाए, अपडेट्स भी लेने और ढेर सारी कॉल्स भी।
भसीन साहब नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपडेट्स जो आप देना चाहें एक बार जल्दी से बता दें सर। हाँ अनिल जी, तो जैसे मैंने कहा आज 15 तारीख है और मार्केट की कंसोलिडेशन लग रहा है पूरी हो रही है। नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि शायद ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आएगा, तो देखते हैं। लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेंथ अनिल जी मुझे ब्रॉडर मार्केट में दिख रही है। स्टील, सीमेंट, आज आपको फार्मा स्टॉक्स, तो ये जो ब्रॉडर मार्केट है वो पीएसयूज की वो बहुत आउट परफॉर्म कर रही है। आपको अपडेट दे रहा हूँ अनिल जी, कल हमने एलएनटी कहा था बीटीएस की, वो रखने को है। अभी भी 900 का टारगेट है, 845 का स्टॉप लॉस है। आरबीएल हमने दिया था 116 का स्टॉप लॉस है, 135 का टारगेट। आज सुबह दिया था बीईएल 65 पे दिया था, 75 का टारगेट है, 6250 का स्टॉप लॉस। बीपीसीएल दिया था 317.18 में, 311.5 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट। इसके अलावा अनिल जी कल मैंने 2 शॉर्ट दिए थे जो मैंने आपको इंट्राडे मैसेज करके बुक करा दिए, बिकॉज उसमें 2.5% मिला है। एंड आई डोंट वांट टू कैरी शॉर्ट्स बिकॉज आई थिंक द मार्केट में ट्रेंड टुवर्ड्स द अपसाइड। इस कारण से शॉर्ट हमने बुक करा दिए थे। तो बीएल और सॉरी टेक महिंद्रा और इन्फोसिस से एग्जिट कर दिया जाए, राइट? बिल्कुल। हाँ सर, उसमें 2.5% का प्रॉफिट आया। 525 पे कहा था टेक महिंद्रा, 510 में कवर कराया है, और 665 वाला इन्फोसिस 648, रफली 2.5% यू मेड ऑन दैट। नहीं, वो आप इंट्राडे में प्रॉफिट के बारे में तो चिंता ही न करें भसीन साहब। ये मैंने आज सुबह सबको ढंग से सिखा दिया है। मैंने कहा हर वक्त है ना इंतजार न करें, बीच में थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कोई भी चीजों में तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, एकदम पॉइंट पकड़ के ना बैठ जाएं कि ये भाव ये लेवल आएगा तभी करूंगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है मार्केट में, वो बहुत जरूरी है। अच्छा बताएं सर, अभी क्या इरादा है? अब आपकी बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप पूरी तरह से तेजी के कॉल्स देने के लिए तैयार हैं, राइट सर? बिल्कुल अनिल जी, दोनों तेजी के कॉल है सर। बताइए सर, पहला कॉल कौन सा है आज का? सर मेटल्स बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। टाटा स्टील सेल आपको पता है, देखिए सेल में कितनी स्ट्रेंथ है। मार्केट जब 9800 गई थी तब 32 था और अभी भी 30 रुपए का भाव है। तो इट्स टेलिंग यू मेटल्स में कितनी स्ट्रेंथ है। तो आज का टॉपिक है जिंदल स्टील, 95.5 का भाव है, 93 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए और 100 रुपीज का टारगेट। जिंदल स्टील इज द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्ले और इट विल ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम राइजिंग स्टील प्राइसेस इन चाइना। ओके, जेएसपीएल खरीदना है और इसमें स्टॉप लॉस एक बार फिर से बताएं सर। 100 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? सर 93 का स्टॉप लॉस है, 95.50 का भाव है, 100 का टारगेट। ओके 95-96 रुपए के आसपास इसको खरीदिए। लेवल सारे भसीन साहब देते हैं कैश के, और जो खरीदारी वाले हैं बेचने की बात होगी तो फ्यूचर्स के लेवल आ जाएंगे। 93 रुपए 93 का स्टॉप लॉस, 100 रुपीज का टारगेट, 3 फिगर में पहुंच जाएगा स्टॉक। वहां पर प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय कीजिएगा। यह है जेएसपीएल पहला स्टॉक। बताएं सर दूसरा स्टॉक कौन सा है? सर दूसरा स्टॉक फार्मा का है, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने अच्छा करेक्शन दिया 4200 से, लेकिन अब मुझे लगता है वापस चाल अगर निफ्टी में आनी है डॉक्टर रेड्डी हैज टू पार्टिसिपेट। 3750 का भाव है, 3750 में लीजिए, 3700 का स्टॉप लॉस रखिए और 3950 का टारगेट। ओके 3700 का स्टॉप लॉस, 3950 का टारगेट। 3750 के आसपास यही चल रहा है डॉक्टर रेड्डीज, यहीं पर आप खरीदारी कर लीजिए। 3750, 3700 का स्टॉप लॉस, 3950 का टारगेट है। ये आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। तो 2 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय। और मुझे ऐसा लग रहा है वसीम साहब पता नहीं क्योंकि आज आपके वापस से 3-3:15 बजे बीटीएसटी कॉल्स भी आएंगे। जिस तरह से बाजार का मूड दिख रहा है, बाजार लग रहा है थोड़ी अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। निचले स्तर से आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ी हरकत आती हुई दिख रही है और आप भी कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन पूरा हो गया। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर भी है। 9043 पिछली बार लो बनाया था, तब आपने बोला ही था कि अगर एक बार 9000 के नीचे चला जाए तो चला जाए, टिकेगा नहीं, और वहीं से घूमा भी 500-600 पॉइंट। आज फिर लगभग 9050 के वहीं से घूमता हुआ दिख रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए व्यू पॉजिटिव रखे, ये वसीम साहब की राय। मैं भी आपको बता दूं, जितने भी शॉर्ट्स हमने बोले थे सारे शॉर्ट्स काटने के लिए बोल दिए हैं। तो अभी आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट सारे काटने के लिए हमने बोल दिए हैं। अब अगले हफ्ते में देखा जाएगा, जो कुछ भी होगा वो देखेंगे। शुक्रिया वसीम साहब ये सारी पिक्स देने के लिए। तो बाजार थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो ये आपके लिए रिकवरी के आसान। दीप हरे निशान में आने की कोशिश हो रही। निफ्टी की 9140 के आसपास आया। बैंक निफ्टी भी थोड़ा मजबूत होने के संकेत दे रहा है। तो मैं जब तक डेटा एनालिसिस कर दूं, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी अगर 2:25 पे हो जाए तो कहने ही क्या, इतना एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। 2:25 नहीं, 2:30 पर ही होगी। बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, तब तक आप आगे की कार्रवाई को संभालिए।
बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह की आखिरी घंटे की आपकी स्ट्रैटेजी आती है, क्योंकि आखिरी 15 मिनट में बाजारों में शानदार रिकवरी आती हुई देखी है। तो अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, देखते हैं कहां कहां रिकवरी आते हुए आपको दिख रही है इस समय। पीवीआर में एक शार्प रिवर्सल आया, हालांकि स्टॉक अभी भी 5% नीचे है और कई सारे यहाँ पे डाउनसाइड ट्रिगर्स हैं, बट वहां पर अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। कोलगेट में थोड़ी खरीदारी हो रही है। आप देखें तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट को ऊपर पुल अप कर रहे हैं। वेदांता में तो अभी हमने बात करी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मदरसन सुमी में अच्छी खरीदारी हो रही है और कोटक बैंक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है इस समय। टाटा मोटर्स में एक वापस रिवर्सल आया है, थोड़ी खरीदारी यहां पर भी चल रही है। बंसल जी, अगर मेरे को याद है करेक्टली तो आपने कहा है कि 85 एक इंपॉर्टेंट जोन है स्टॉक के लिए। लास्ट टाइम 85 आया था तो वहां से अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, अभी वापस 85 पर है। एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है टाटा मोटर्स? बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, एकदम एग्जैक्ट आपने जिन स्तरों पे पकड़ा है एकदम रिवर्सल के पॉइंट्स हैं। 83 का यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मात्र ₹1.5 का रिस्क है। 83 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए दीपांशु। 87.5 88 के टारगेट के लिए टाटा मोटर एक परफेक्ट बाई है ट्रेडिंग के नजरिए से मौजूदा स्तरों पर। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर खरीदारी की राय। आइए, दो कॉल्स आपके लिए तैयार हैं। पालविया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप जैन साहब भी हैं हमारे साथ। जैन साहब से थोड़ी देर में बात करेंगे। सुमित जी का सैटेलाइट भी आने वाला है, पर पालविया जी ने बीटीएसटी कॉल के लिए बोला था, तो पहले पालविया जी के पास चलते हैं बीटीएसटी के लिए। बताएं पालविया जी। दीपांशु जी देखिए, जो बाय करना है वो स्टॉक है एमसीएक्स कैश सेगमेंट में है, और जिस तरीके का इसमें ब्रेकआउट हुआ है, जो बाइंग एक्शन देखने को मिली है, मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल एमसीएक्स को बाय करना चाहिए। करंट लेवल में 116263 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस हम जो रखेंगे आज और कल के हिसाब से, वो स्टॉप लॉस होगा 1148 का, और मुझे लगता है कि कल तक इसमें जो टारगेट बनना चाहिए वो 1200 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। तो एमसीएक्स यहाँ से करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी। और दीपांशु जी, मैं एक और कॉल यहाँ पे देना चाहूंगा साथ में, निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो कि 9300 का कॉल ऑप्शन 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस कॉल ऑप्शन को एज ए बीटीएसटी लेके जाना चाहिए। कल के मंडे के सेशन में हमें लगता है ये यहाँ से जिस तरीके से निफ्टी ने अब सपोर्ट लेके बाइंग दिया है और जिस तरीके से इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है 9300 का कॉल जो 114 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें जो टारगेट बन के आना चाहिए 155 से 160 रुपए तक के टारगेट 9300 के कॉल ऑप्शन में मंडे को देखने को मिलेंगे। इसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम 85 रुपीज का रखेंगे। ओके, 85 का स्टॉप लॉस, 9300 की कॉल खरीदें। सुमित जी के पास चलते हैं सैटेलाइट के लिए। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, जैसे ही मार्केट्स ग्रीन में आके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिला रहा है, वैसे ही स्टॉक बाय का रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 625 626। स्टॉक का नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल का भाव चल रहा है 625 627। स्टॉक के अंदर तेजी का ट्रेड इनिशिएट करे, ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले 5 से 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक तेजी का मूव दिखा रहा है। 1.5 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और जिस तरह का मूव है, मेरे को लगता है कि लास्ट 5 से 7 दिन पहले के जो हाई बने थे कोरोमंडल के अंदर, वो ब्रेक होंगे। 632 के ऊपर सस्टेन करने पे स्टॉक के अंदर और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक पे हमने पहले भी कई बार सैटेलाइट दिया है और मोस्टली इसमें हमको हर बार प्रॉफिट एक या दो दिन के अंदर मिल गया है। इस बार भी मेरे को लगता है कि इसी तरह का ब्रेकआउट है। यहाँ से कोरोमंडल का ऊपर का टारगेट बनेगा 650 से लेकर 660 का। 650 660 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिनों के लिए कोरोमंडल में लॉन्ग पोजीशंस बनाए, 600 605 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। बिल्कुल, 600 605 का स्टॉप लॉस लगाइए। 650 660 कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। आज सुबह की सुस्त शुरुआत के बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा रिवर्सल आया है, पर उसमें एक आउट परफॉर्मर आपको दिखेगा इस समय, कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो इस पर आप नजर रखिए। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर अच्छा मूव आपको आते हुए दिख रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। अगर आप रिलायंस को भी अब टेलीकॉम ही पार्टली काउंट कर सकते हैं, वहां पर 2% तेजी है। वोडाफोन आइडिया अपने निचले स्तरों से अच्छी तरह से रिकवर हुआ है, और भारतीय एयरटेल वापस 550 के ऊपर आया है। वागे साहब, भारतीय एयरटेल में ट्रेड करना चाहेंगे जिस तरह की रिकवरी आ रही है, अपमूव आ रही है टेलीकॉम में? दीपांशु, थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम तो दिख रहा है, बट थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। जो मुझे मतलब
560 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ, जो यहाँ से 7-8 रुपए है, उसके ऊपर अगर निकल जाता है 562 563 तो 580 तक जाएगा। तो फिलहाल साइडवेज टू पॉजिटिव, ये मेरा मानना है। ओके, साइडवेज टू पॉजिटिव ये मानना है। पर एक कैश स्टॉक है जो अच्छा मूव दिखा रहा है इस समय, और ये स्टॉक जैन साहब ने फंडामेंटली भी रिकमेंड किया है और कुणाल जी ने इस स्टॉक के बारे में पहले भी बात करी, तो जैन साहब है उनसे भी बात कर लेंगे इस स्टॉक के बारे में। कुणाल जी, मिश्रा धातु मिधानी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, कुछ ट्रेड बनेगा इधर? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। हम मेटल्स में दोबारा से रिन्यूड एक्शन देख रहे हैं। अभी अभी जिंदाल स्टील पावर में एक ब्रेकआउट आया है। वेदांता पर मैंने और राकेश जी ने भी खरीदारी की राय दी है, और इस स्टॉक में भी, मिधानी में भी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। केवल एक अड़चन है कि मौजूदा स्तरों के बहुत करीब, यानी कि 210 रुपए के आसपास चार्ट पे रेजिस्टेंस है, और आज का भी इंट्राडे हाई देखें तो लगभग 19 स्तरों के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 210-11 के लेवल्स पार हो जाएं, कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो इसमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉक का बीटा ज्यादा है, तो जब बाजार बढ़ता है, ये बाजार से ज्यादा बढ़ता है। 212 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। ओके, 212 के ऊपर इस पर आप खरीदारी कर सकते हैं, बट मिश्रा धातु पर अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए दिख रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इससे पहले कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी आए, कुछ ही देर में आने के लिए तैयार है। सिप्ला, इसके नंबर्स आने वाले हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? थोड़ी देर में नंबर्स आने वाले हैं, एक बार जल्दी से देवांशी से पूछ लेते हैं। बताएं देवांशी। बिल्कुल दिपांशु, आप देखिए चौथे तिमाही यूजुअली सिप्ला के लिए बहुत मजबूत नहीं रहती है, और अनुमान यही है कि इस बार भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट आप देखिए ज्योग्राफी की बात करें तो यूएस बाजार जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि ऊंचा बेस था पिछले साल। सेंसिपार, ये जो दवा थी, कंपनी लॉन्च की थी और इससे काफ़ी फायदा मिला था। इस बार ऊंचे बेस के चलते आपको थोड़ा सा जो रेवेन्यूज हैं यूएस मार्केट में थोड़ा सा कम दिखेगा। 15 से 20% तक की गिरावट का अनुमान है। कोई नए लॉन्चेस कंपनी ने नहीं किए थे इस बार, इसके चलते इमर्जिंग मार्केट्स में भी आपको थोड़े से दबाव देखने मिल सकता है। जो सहारा होगा वो सिर्फ भारतीय फॉर्मुलेशन कारोबार से मिलता हुआ दिखेगा, इस पर नजर रखें। कुल मिलाकर आय करीब 102% तक घटती हुई दिख सकती है, मैक्सिमम स्टेबल रहने की ही आशंका बनती हुई दिख रही है। इस बार कंपनी के जो खर्च थे वो थोड़े से ज्यादा थे, और कंपनी ने R&D खर्च भी थोड़े से ज़्यादा किए थे। इसके चलते जो कामकाजी मुनाफा है करीब 19 से 20% घट सकते हैं। मार्जिन्स करीब 5% घटकर 18% के आसपास रहने का अनुमान है। और मुनाफे की बात करें, जो सहारा है वो केवल टैक्स रेट से मिलता हुआ दिखेगा। 1 से 2% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जो जिलियार्ड के साथ कंपनी ने करार किया है, इसके चलते कितने ज़्यादा फायदे होंगे। कोविड-19 के लिए आगे क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की, यूएस मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी, और एडवेव, ये जो दवा है वो फिलहाल 2021 में लॉन्च होने की बात थी, उस पर क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टाइमलाइंस है, अपडेट्स क्या है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन कुल मिला के नंबर्स से बहुत ज्यादा उम्मीद ना करें। ओके, नंबर से बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं, पर देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं। जैन साहब, सिप्ला पर आपका कोई व्यू सर? जिस तरह से एक रेंज में आ गया स्टॉक, काफी पॉजिटिविटी रहती है, पर हम देखते हैं कि जब भी 600-615 के ऊपर जाता है तो करेक्शन आ जाता है, 550 के आसपास बाइंग भी आ जाती है। नंबर्स आने वाले हैं, कोई व्यू है सर स्टॉक में? फंडामेंटली कैसा लग रहा है? देखिए फंडामेंटली ठीक लगते हैं। फार्मा स्टॉक्स तो काफी बार रेकमेंड किए, और सिप्ला, कैडिला, एफएनओ वाले स्टॉक्स भी किए हैं, औरोबिंदो भी कर रखा है। बट अगेन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है, सिप्ला अगर एक रेंज बाउंड और एफएनओ में रहता है तो मैं एफएनओ स्टॉक्स को जनरली कम रेकमेंड करता हूं। वहां पे हम कॉल पुट्स के जरिए और या फिर वो कैश पुट्स का गेम खेलते कि कहीं ना कहीं जो 560 का लेवल है उसकी पुट बेच ले। बट अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि अगर लेना ही है तो फाइजर एक मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया था, आजकल कल परसों जो स्पेशल शो था आत्मनिर्भर शेयर्स का, एक शो किया था, 20 स्टॉक उसमें बताए थे, तो फाइजर एक अच्छा खासा करेक्शन ये दे चुका। और ये स्टॉक दिवाली के दिन अनिल जी ने दिया था, और उस दिन शायद 3300-3400 के लेवल्स हो गए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और उसके बाद बहुत बड़ी चाल 5100, 5000 भी गया है। डिविडेंड था 200-250 रुपए का, फिर वापस से नीचे आ गया। तो मुझे अब ये ऐसे लेवल पे लग रहा है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इन लेवल्स पे डाउनसाइड रिस्क भी कम है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी एक जो स्टॉक मुझे फिर भी अच्छा लगता है, जहां पे फिर भी एक उम्मीद और जागी हुई है, वह औरोबिंदो फार्मा, उसको बाय ऑन डिप्स करें। बाकी सिप्ला जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। आई एम स्टिल बुलिश ऑन द सेक्टर। दो थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो, और कई बार ऐसा होता है जब मार्केट चलना होता है तो जो दूसरे सेक्टर जो नहीं चले हुए हैं उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा आता है, बट फिर वापस से जो लीडर होता है वो लीडर ही रहता है। इस पूरी रैली में कहीं ना कहीं फार्मा लीड करेगा आने वाले दिनों में भी।
अच्छा, एक सवाल मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूँ। जैन साहब, आपने जो बोला कि मैंने दिवाली के दिन फाइजर रिकमेंड किया था, मुझे भी याद है फाइजर मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड किया था, और उस दिन यस बैंक मैंने ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड किया था। यस बैंक वहाँ से साल 42 वाला शायद 8 रुपये बढ़कर 50 रुपये हुआ था 1-2 दिन में, और फाइजर मेरे ख्याल से शायद उस समय 3400 रुपये के आसपास था, 1-2 दिन में ही 4000 रुपये के आसपास पहुँच गया। तो ये आपको जो दिवाली के दिन मैंने जो रिकमेंड किया था, मुझे ही याद नहीं रहा, मैं ही भूल गया। आपको कैसे याद है? या तो आपने खरीदा होगा इसलिए याद है, या फिर आप मेरे ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं कि अनिल जी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या रिकमेंड कर रहे हैं, दोनों में से क्या सही है, ये बताओ। गजब गजब अनिल जी, आप तो मेरी बात पकड़ ली है। बट रीजन ये होता है अनिल जी, कई बार कोई स्टॉक को हम ट्रैक कर रहे होते हैं और हमने भी रेकमेंड किया हुआ है, और उसको आप रेकमेंड करते हो तो क्या डबल मोहर लग गई, और अब मतलब अनिल जी ने बोल दिया तो हमने और डबल रडार पे रख दिया उस स्टॉक को, और हमने काफी ट्रैक किया। और इनफैक्ट इस चीज को तो कुणाल जी भी एक दिन जिक्र कर चुके थे जब उन्होंने भी फाइजर रेकमेंड किया, वो तो वैसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकदम बहुत बड़े, मैं तो बोलूंगा कि शेयर होल्डर है। और इनफैक्ट इसलिए मैंने नोटिस कर रखा, और मैं आपके वर्ड्स को एक्चुअली मैं बहुत ध्यान देता हूं अनिल जी, और काफी स्टॉक्स को नोट डाउन करके रखते हैं कि अनिल जी ने कौन से स्टॉक, फंडामेंटली आप ज्यादा देते नहीं है, और जब देते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट तो होना ही है वो चीज। बाकी ये कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू अनिल जी, आप मेरे ऊपर नजर रखते हो, इसका मतलब यही हुआ कि आपकी पैनी नजर मेरे ऊपर है। मैंने सोचा अगर आप ये कहते कि नहीं आपके बोलने पे मैंने लिया, तो मैं थोड़ा कुछ बोल भी देता कि ठीक है, कमाई वमाई किए तो कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, कुछ आपसे ट्रीट लेंगे, लेकिन अब आप खाली नजर ही रख रहे हो, तो अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा दीप, 2:30 बज चुके हैं, 2:35, तैयार है स्ट्रेटेजी? बिल्कुल अनिल जी, बिगुल बजा के जान लेते हैं आखिरी घंटे में स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। सर, ग्लोबल मार्केट्स का मूड डेफिनेटली सुधरा हुआ है। डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे तो 100 अंकों की तेजी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजार देखें तो वहां पर भी रफ्तार पकड़ ली है। 1.5 से 2% की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में भी दिखेगी। कच्चे तेल में जो एक रिबाउंड आया था वो सस्टेन कर रहा है, 2-2.5% आपको कच्चा तेल भी ऊपर दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज तो सर पॉजिटिव ही आ रहे हैं इस समय। ओके, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं। दीप, हम 9050 ये लो हमने 2 बार हिट किया है। 3 दिन पहले हम 9050 9043 का लो बनाकर परसों हम 9584 तक पहुंचे थे, यानी कि लगभग 500 पॉइंट की तेजी वहां से बनी थी, और वहां से 2 दिन में हमने वो 500 पॉइंट की तेजी गंवाकर वापस आ गए। 9000 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वीकली भी और मंथली भी। तो एक चीज बहुत क्लियर है, वीकेंड के पहले मुझे 9000 के लेवल पर शॉर्ट नहीं रहना है। हालांकि मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मजबूती का संकेत तब आएगा जब 9200 को बाजार पार करके बंद हो। कम से कम 9200 तो पार करे क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 9200 पार कर ले फिर तो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं रहना है। इसलिए पहली चीज तो एक, मैंने शो की शुरुआत में सारी स्टॉक्स हो या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, मैंने सारी शॉर्ट कवरिंग आपको करवा दी कि शॉर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। पहली चीज। उसकी 2 वजह है। एक, अमेरिका मजबूत है, 100 पॉइंट ऊपर है, ठीक है ना। अमेरिका में अभी, अब ये अलग बात है कि वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन आज रात को जो ट्रम्प साहब वो वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं, दवा के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके पहले मुझे शॉर्ट नहीं रहना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई थोड़ा मंदी की पोजीशन रखना रिस्की हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब है ना, रोज वित्त मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बाजार में बहुत सारी बातें चलने लगी हैं कि ये हो जाएगा, इस तरह के अनाउंसमेंट आ जाएंगे, मार्केट फ्रेंडली कुछ आएंगे। अब मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, भगवान जाने। लेकिन एक चीज क्लियर है कि फिर ऐसे में शॉर्ट भी आपके लिए उतनी ही रिस्की है जितनी लॉन्ग रिस्की है वीकेंड पर। तो पहली चीज तो ये आप शॉर्ट कवर कर लीजिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, जिन लोगों को लॉन्ग करना है, आज 9050 का स्टॉप लॉस, आज का लो का जो स्टॉप लॉस है उसके लो के स्टॉप लॉस के साथ 9150 9200 के टारगेट के लिए, चूंकि 9130 आ गया है, 9150 9175 9200 तक के टारगेट के लिए, 9200 तक ना पूछे 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर नीचे में आप एडजस्ट कर लें, तो वहां तक की तेजी एक बन सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इक्वल है। आपका स्टॉप लॉस भी 9050 का है, टारगेट भी 9200 के ऊपर के नहीं आ रहे हैं, तो आप चाहें तो हल्की खरीदारी कर सकते हैं। या फिर जो अभी राजेश जी ने बोला है कॉल ऑप्शन खरीदने की, राजेश जी ने कौन सा बोला है, 9300 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, तो आप चाहें तो 9300 का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, तो कॉल ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, अच्छा निफ्टी में एक चीज और डेटा में जो है वो ये कि
9100 के ऊपर टिका रहना निफ्टी के लिए अच्छा संकेत है और 9125 के ऊपर टिका रहना और भी अच्छा संकेत। क्यों, मैं बताता हूं कि 9100 के कॉल्स में आज 8 लाख शेयर बढ़े हैं। इसका मतलब 8 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग हुई है और अगर आज आप 9200 की तरफ जाकर क्लोज होते हैं तो ये जो 8 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे। इनकी शॉर्ट कवरिंग कहाँ होगी? 9150 के ऊपर टिकने पर इनकी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो इसलिए मुझे एक चीज बहुत साफ दिख रही है और ये कि आखिरी 1-1.5 घंटे में अभी शॉर्ट करने का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट काट लेना चाहिए, चुनिंदा ऑप्शन के जरिए खरीदारी करनी चाहिए। पहली चीज ये निफ्टी की हो गई। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए एक ही समस्या है, वो है 19,000। 19,000 के कॉल पर 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 19,000 एक बार पार होना जरूरी है। अगर 19,000 पार हुआ तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया तेजी बननी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव आनी चाहिए। जो 19,100 का तो एक छोटा टारगेट है, बाद में 19,250 तक भी ले जा सकता है अगर 19,000 के ऊपर टिक जाए। बाकी फिलहाल आप यही आज के लो का 16,683 जो लो है वो स्टॉप लॉस समझिए और ऊपर की तरफ 18,950 19,000 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। तो लेकिन दोनों में मैं ये कहूंगा निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी में कंफर्ट और कॉन्फिडेंस खरीदारी का ज्यादा है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है आज के सेशन में। तो ये आज देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। दीप, बिल्कुल शॉर्ट रहने में तो समझदारी नहीं है। शायद यहां से और रिकवरी आ सके। 19,000 पर बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस मिलेगी, बट निफ्टी में भी आप अगर चाहें तो जैसे कि पालवे साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे 9300 का कॉल भी आप खरीद के रख सकते हैं। काफी सारी खबरें आ रही हैं, काफी सारी ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजर है इस समय, इसलिए दोनों तरफ का मूवमेंट हो रहा है, बट रिकवरी के संकेत ज्यादा आ रहे हैं इस समय। क्योंकि बाजार की बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम ने आपके लिए तैयार करके रखी है। यह है मार्केट मूवमेंट को लेकर और किस तरह से निफ्टी का एक ट्रेंड बना है, किस तरह से मूव्स आती हैं बाजार में, किधर है वैल्यूएशंस के लिहाज से। ये पूरी रिसर्च करी है संदीप ग्रोवर ने। संदीप बताइए मार्केट ट्रेंड पर आप क्या रिसर्च निकाल के लाए हैं? इनफैक्ट दीप, हमने एक इंडेक्स के ऊपर रिसर्च करी है। अगर आप पिछले 15 साल का डेटा देखें तो इंडेक्स में किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, उस लिहाज से हमने आंकलन करने की कोशिश करी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वेटेज बढ़ा है, घटा है, किन सेक्टर्स का या किन स्टॉक्स का ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ देखा है पिछले 15 साल की जहां तक बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने निकल के आई है। अगर आप 15 साल का डेटा देखें निफ्टी का, तो जो 50 स्टॉक्स है दीप, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है 50 में से 48% या यूं कहें 24 स्टॉक ऐसे हैं जो कि 15 साल से अगर आप देखें तो इंडेक्स का हिस्सा है। यानी कि 50 में से 24 स्टॉक ऐसे हैं जो कभी बदले ही नहीं है पिछले 15 साल से। अगर आप देखें जो रोटेशन हो रहा है वो बाकी बचे जो 26 स्टॉक हैं उनके अंदर हो रहा है। और ये जो 24 स्टॉक हैं बने हुए हैं, बरकरार है 15 साल से। थोड़ा सा वेटेज जरूर कम हुआ है इनका, 77.5% वेटेज था इनका। अगर आप देखें तो ये टॉप रैंक स्टॉक्स है जहां तक बात है। अब वो घटकर 74% के आसपास हुआ है। लेकिन आप देखिए कंटिन्यूटी देखिए, 15 साल से लगातार ये 24 स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स का हिस्सा है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का घटा है तो वो है तेल गैस सेक्टर का। करीब 9% के आसपास इनका वेटेज पूरे इंडेक्स में घटा है। किसने घटाया है? एक तो ओएनजीसी जो कि करीब 12% के आसपास वेटेज का कम हो गया, गेल का करीब 1.25% और बीपीसीएल का करीब आधे % के आसपास घटा है। लेकिन ध्यान ये भी रखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस दौरान आप 15 साल का अगर डेटा देखें इंडेक्स में तो इनका वेटेज 4% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। तो ये तो हो गया पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात आप देखें तो 5 शेयर ऐसे हैं 15 साल से अगर आप देखें लगातार जो टॉप 10 सूची है निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स जो होते हैं उस सूची में लगातार आपको शामिल नजर आएंगे। जो 24 स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे उसमें से ऑटो, ऑयल एंड गैस और आईटी इसके 4 स्टॉक्स हैं। निजी बैंक, कंज्यूमर, मेटल, हेल्थ केयर के 2 स्टॉक्स हैं। और एनबीएफसी, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक और टेलीकॉम स्पेस के एक स्टॉक ऐसे हैं जो कि लगातार आप देखिए इंडेक्स का हिस्सा है और पिछले 15 साल से वो बरकरार हैं। अब रही बात जो टॉप 10 स्टॉक्स है, जो मैं कह रहा हूं कि 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कि 15 साल से लगातार टॉप 10 की सूची में है। उसमें पहला नाम है रिलायंस का, दूसरा नाम इन्फोसिस का, तीसरा आईसीआईसीआई बैंक का, चौथा टीसीएस का और 5वां नाम थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, वो है आईटीसी का। अभी इस हाल फिलहाल जरूर ये करेक्ट हुआ है, लेकिन पिछले 15 साल से अगर आप देखें लगातार ये आप स्टॉक देखेंगे तो ये टॉप 10 शेयरों में शामिल है। अब एक रिसर्च और सामने आई है रैंक को लेके। अगर आप देखें ओएनजीसी आप 15 साल पहले देखें दीप तो टॉप स्टॉक था, ये नंबर 1 स्टॉक था निफ्टी की जहां तक बात है रैंकिंग के लिहाज से। अब ये देखिए 30 पायदान नीचे आ चुका है। जो नंबर 1 स्टॉक था वो अब 30वें नंबर पे आ चुका है। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है रैंकिंग वाइज
HDFC बैंक में और सन फार्मा में। HDFC बैंक का वेटेज 15 साल पहले आप देखिए इसका जो रैंक था वो 18 नंबर पे था, अब ये क्लाइम होकर दूसरे नंबर पे आ चुका। तो आप क्वांटम जंप देखिए किस तरह से है। और दूसरा नाम है सन फार्मा, जो कि पहले 31वें पायदान पे रहता था, अब 19वें पायदान पे आता हुआ दिखा है। और उसके साथ साथ आप देखिए HDFC लिमिटेड, ये 12वें नंबर पे था जहां तक रैंकिंग की बात है, अब ये बढ़कर देखिए तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो HDFC बैंक इंप्रूव होकर दूसरे नंबर पे, HDFC लिमिटेड देखिए तीसरे नंबर पे आ चुका है। और सबसे ज्यादा रैंक अगर किसी का गिरा है वो ONGC का है, जो कि नंबर 1 स्टॉक था, अब वो तीसरे नंबर पे आ चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी 50 में रैंकिंग में जो बदलाव हुए हैं, जिस तरह से वो बड़े इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक रिजल्ट बेहद इंटरेस्टिंग आते हुए दिखे हैं, वो है आरती ड्रग्स। आय 459 करोड़ से घटकर 450 करोड़ रही है, लेकिन मुनाफा काफी मजबूती से बढ़कर आया है। और मुनाफे का आंकड़ा, कामकाजी मुनाफा 56 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ रुपए रहा है। अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिखा है। और इसके साथ साथ ही जो मुनाफे का आंकड़ा है वो भी बढ़िया मजबूत होकर आया है। मार्जिन बढ़े हैं, 12.25% से 16% के आसपास के मार्जिन हो गए, तो बहुत ही बढ़िया मार्जिन कहे जाएंगे। हर तरीके से किसी भी फ्रंट पर आप देखिए रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। 27 करोड़ से मुनाफा डबल होता हुआ 59 करोड़। ये वो स्टॉक है जो सुबह आज पिक ऑफ द डे के तौर पर शुभ शुरुआत में कुणाल जी ने कहा था ये खरीदिए। 760 और का स्टॉप लॉस, 900 के टारगेट के लिए, आपके टारगेट की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है कुणाल जी। मैंने पूछा भी था आपको आज ही रिजल्ट आने वाले हैं, आज ही क्यों खरीदना चाहते हैं रिजल्ट के पहले, तो आपने कहा नहीं पहले ही ले लीजिए, और वो हिसाब से स्टॉक बढ़ भी रहा था। बताइए अब क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट? अनिल जी देखिए, अभी भी बहुत तेजी की गुंजाइश है। ये स्टॉक अब अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया है। मेरी राय में अभी भी लेकर के होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने सवेरे खरीदा है या आज जब ये दिन के दौरान थोड़ा नीचे आया तब खरीदा, उनको बिल्कुल निश्चित होकर के बाय करके रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 840 रुपए पर, 840 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और 935 के टारगेट से मेरी राय में बने रहना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। अभी भी मजबूती के साथ बढ़ता हुआ स्टॉक और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स और अच्छी परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से सुबह मजबूती के साथ खुला भी, वापस नीचे आया 825 के आसपास तक, और अब वापस यहां से तेजी बनती हुई दिख रही है रिजल्ट्स के बाद। बाजार इस बीच वोलेटाइल है, हरे और लाल निशान के बीच में हरे निशान। 9150 के आसपास आकर निफ्टी एक बार रुक रहा है। एक बार 9150 पार करेगा तो फिर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और हो सकती है। और बैंक निफ्टी 18,900 के आसपास रुक रहा है, एक बार 18,900 पार करेगा तो थोड़ी और तेजी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर कट है, डाउ फ्यूचर्स, एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर होते हुए दिख रहे हैं। और यूरोप में सब जगह 1% की तेजी है। और दूसरी बात यह भी है कि जो कुछ आपको अमेरिका में आज डेवलपमेंट होने हैं, जो ट्रम्प साहब दवा की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। तो ये सारे इवेंट्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना है। आइए कुछ स्टॉक्स और जो मजबूत होते दिख रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। मजबूत शेयरों की लिस्ट में BPCL अब 3% मजबूत है। आज सुबह BPCL खरीदारी की राय भसीन साहब ने भी दी थी, और उनसे पहले आशु जी ने भी कहा था कि BPCL में खरीदारी करिए, ये मजबूत होता दिख रहा है। भारतीय एयरटेल मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील में अच्छी मजबूती, लेकिन निफ्टी में जो थोड़ी मजबूती आई है उसके पीछे ज्यादा फोकस सपोर्ट रिलायंस से आता हुआ दिखा है। तो एक बार रिलायंस के चार्ट्स पर नजर डाली जाए। राजेश जी, रिलायंस 1454 पर खरीदना बनता है? जी अनिल जी, देखिए जिस तरीके का इसमें करेक्शन हुआ है, स्टॉक ने एक अच्छे सपोर्ट के पास से बाउंस दिया, जो कि इसका 1400-1420 की रेंज में था सपोर्ट, वहां से इसने बाउंस दिया है। तो मेरे हिसाब से बाय बनता है यहाँ से, क्योंकि स्टॉक में एक करेक्टिव मूव ऑलरेडी हो चुका है और मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक में वापस एक हायर साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। 1485 से लेके 1500 तक का इसमें मुझे लगता है कि अप मूव कंटिन्यू रहेगा। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1430 का स्टॉप लॉस रखें और 1485 और 1500, ये दो टारगेट मुझे लगता है कि इसमें पुल बैक जो वापस बन रहा है नीचे से, वो टारगेट के लिए इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आए। और पालवे जी, आपके पास ऑप्शन की भी स्ट्रैटेजी है सर? नितिन मुरारका जी जुड़ रहे हैं, मेरी मिस्टेक है, सॉरी पालवे जी। नितिन मुरारका जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शन स्ट्रेट के लिए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का बिगुल बजाते हैं उनके लिए। माफ कीजिएगा नितिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए सर, क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? गुड आफ्टरनून दीप। देखिए अभी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, वेयर निफ्टी स्लाइटली पॉजिटिव है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस का ही है
और रिलायंस में आज 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, तो आज के दिन में 12% वो एडिशन एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है। और रिलायंस में तेजी भी आई है, तो मैं रिलायंस पे ही कॉल ऑप्शन लूंगा 1460 वाली, जो आपको 54-55 रुपीज में मिलेगी अभी। इसको लेना चाहिए। 30 रुपए का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे लग रहा है रिलायंस दोबारा से 1500-1520 की तरफ जाएगा, तो ये कॉल ऑप्शन आपको 80-85 की तरफ मूव कर सकता है। तो डेटा जो है रिलायंस पॉजिटिव बन रहा है, जो मार्केट को मूव कर रहा है, तो मुझे लगता है रिलायंस की कॉल ऑप्शन ली जा सकती है। ओके, स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर इस पे? देखिए 54-55 पे आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस 30 रुपए का रखेंगे, यानी मेरे को अगर 22 से 25 रुपए का नुकसान होगा तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर टारगेट आप करीब करीब जो 54-55 में ले रखे हैं, इसका 85 से 90 रुपीज का आप टारगेट रखें, यानी कि रिलायंस में 1500-1520 ऐसे टारगेट आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये है रिलायंस पर 1460 की कॉल जो है उस पर खरीदारी की राय इस समय। कोई और स्ट्रैटेजी सर जहां तक मार्केट्स का सवाल है? नहीं, डेटा वाइज देखें तो मुझे रिलायंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा दिख रहा है, जो 12% ओआई एडिशन का है। बाकी बैंकिंग में तो मेजर कुछ ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन साइन बैंक्स के मिल रहे हैं, तो और कोई स्टॉक तो नहीं है दीप। रिलायंस पे ही बेट करेंगे आज। ओके, तो रिलायंस पर ही बेट करेंगे और मार्केट रिकवरी में रिलायंस का भी इस समय हिस्सा देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। पर चलिए एक और ऑप्शन स्ट्रैटेजी है इस समय सुमित जी के लिए, तो उनके लिए भी बिग गुल बजाते हैं, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताइए सुमित जी। देवांशु, बाय साइड का कॉल है मेटल स्पेस में। मेटल स्पेस में एक एक करके मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ये 1 से 2 दिनों के लिए स्ट्रेटेजी है। हिंडाल्को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 120 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा, अगर आज क्लोजिंग दे देता है तो हिंडाल्को 127 से 128 रुपए तक का मूव दिखा सकता है 1 से 2 दिनों के अंदर। तो हिंडाल्को के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि 120 का कॉल 6.5 से 7 रुपए के आसपास अभी मिल रहा है, इसके अंदर खरीदारी करें। नीचे में लगाए 5 रुपए का स्टॉप लॉस, और ऊपर में जो मैं टारगेट्स बताए वो मंडे या ट्यूसडे को देखने को मिलते हैं। तो इसके टारगेट होंगे हिंडाल्को के 120 के कॉल के, ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के, यानी 2 रुपए का स्टॉप लॉस बैठ रहा है और 4 से 5 रुपए का टारगेट बैठ रहा है। 1 से 2 दिनों के लिए स्ट्रेटेजी है। हिंडाल्को का 120 का कॉल 6.5 रुपए 7 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक का अपसाइड मूव हिंडाल्को के 120 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो हिंडाल्को पर खरीदारी की राय आ रही है इस समय और कॉल के जरिए आप 120 का कॉल खरीद सकते हैं। स्टॉक काफी एक्टिव है ट्रेड में भी और अच्छे गेन से दिखा रहा है। एक स्पेस है जहां पर कुछ वॉलेटाइल मूवमेंट्स देख रहे हैं हम सुबह से, और एक ट्रेंड यहां पर बदलता हुआ दिख रहा है। ये है आपके फिल्म एग्जिबिटर्स, यानी कि जो थिएटर के स्टॉक्स हैं, आइनॉक्स लीजर और पीवीआर काफी एक्टिव रहा है। दोनों तरफ के मूव्स इसमें आए हैं, पर एक ट्रेंड ब्रेकिंग चीज हो रही है इस पूरी इंडस्ट्री में, और इस हफ्ते वो एक ट्रेंड ब्रेकिंग चीज हो रही है जिसका असर आप इन स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। क्या है वो ट्रेंड ब्रेकर और किस तरह का असर पड़ रहा है इन स्टॉक्स पर, ये पूरी रिसर्च तैयार है कुशल के पास। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली जो एग्जिबिटर स्पेस है, वहां पर उन लोगों को सबसे बड़ा खतरा जो अभी बना हुआ है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से है। इनफैक्ट अभी जो अनाउंसमेंट्स आई है उसमें 2 मूवीज पर्टिकुलरली जो है जिसमें बड़े स्टारकास्ट जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमिताभ बच्चन और साथ ही आयुष्मान खुराना जैसे फिल्म स्टार्स शामिल है। वो मूवीज पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो धूमकेतु और गुलाबो सिताबो, ये दोनों जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे Z5 और साथ ही Amazon प्राइम पे रिलीज की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी एग्जिबिटर स्पेस में कंपनियां हैं जैसे पीवीआर और आइनॉक्स, पहले तो लॉकडाउन के चलते इनके ऊपर ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है इनकी रेवेन्यू पर अब जो अपॉर्चुनिटी है इनको फिल्म एग्जिबिट करने की, वो भी कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो छीनते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी इन्वेंट्री जो है फिल्म्स की ऑलरेडी बनी हुई है और वो उसको और डिले नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है आपको पीवीआर और आइनॉक्स पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पीवीआर के बाद आइनॉक्स ने भी कल जो है अपनी ये निराशा लोगों के सामने रखी और बोला
कि पर्टिकुलरली जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जिसमें जिसमें जो एक प्रोड्यूसर शामिल है जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि ओटीटी स्पेस पर डालेंगे, वो उससे काफी ज्यादा नाखुश है। तो यहाँ पर वो एक एक्शंस भी ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और साथ ही अगर आप देखें तो मुंबई कल जो अनाउंसमेंट्स आई है, इनफैक्ट यहाँ पर जो लॉकडाउन एक्सटेंड होने की बात की गई है 31 मई तक, तो जो बड़े शहर है जहां पर इनकी काफी ज्यादा स्क्रीन स्पेस है, वहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है आता हुआ नजर आ रहा है और लगातार लॉकडाउन यहां पर एक्सटेंड किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरी तरह से मिस आउट होती हुई नजर आ रही है और दोहरी मार दोनों जो एग्जिबिटर स्पेस में अभी जो लिस्टेड स्पेस में है उन पर पड़ती हुई नजर है। इनफैक्ट आज के सत्र में भी अगर आप बात करें तो 7 से 8% की गिरावट आपको पीवीआर में भी देखने को मिली और साथ ही आइनॉक्स लेजर यहां पर भी 4 से 5% की गिरावट जो है हमें देख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों ही आइनॉक्स और पीवीआर वाले स्टॉक्स पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही। तो ये स्टॉक है जो आपको दिख रहे हैं एक्शन में। आइए एक और खबर जो आपके सामने आती हुई दिख रही, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर, लॉकडाउन 4.0, इस पर अब आपको डिटेल जानकारी मिलने वाली है। जाहिर सी बात है कि 18 मई को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके चौथे चरण का ऐलान कल हो सकता है कि चौथे चरण में किस तरह से लॉकडाउन किया जाएगा, क्या कुछ होगा, इस पर कल आपको अपडेट मिलने की पूरी संभावना है। गृह मंत्रालय की तरफ से यहाँ से इसके ऊपर एक जानकारी दी जाएगी, किस तरह से होगा ये सब आपको बताया जाएगा। ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है जो और ज़्यादा काम की है, वो है 18 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होने की बात कही जा रही है। ये बड़ी खबर है और ये चुनिंदा रूट्स पर घरेलू उड़ानें शुरू होंगी, यानी कि कुछ सेलेक्टिव रूट्स होंगे, जो बड़े बड़े जो रूट्स हैं वहाँ पर एक बार घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। तो जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके लिए अभी स्पेशल ट्रेन या फिर श्रमिक ट्रेन चल रही हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो फंसे हुए हैं बड़े बड़े शहरों में, तो उनके लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने पर विचार हो रहा है। तो हो सकता है 18 मई से आपको उड़ानें शुरू होती हुई दिखे। तो एविएशन कंपनी के लिए बड़ी राहत की बात है। और आप देख सकते हैं किस तरह से स्पाइस जेट और इंडिगो दिन के हाई पॉइंट की तरफ तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, तो 2.5% मजबूत होकर ये एक बड़ी खबर इंडिगो के लिए आती हुई दिख रही है और बड़ी खबर स्पाइस जेट के लिए भी आती हुई दिख रही है। स्पाइस जेट 5% के ऊपरी सर्किट पर अब ट्रेड कर रहा है, यहाँ 5% का सर्किट लग चुका है। और इंडिगो के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है कि 18 मई से अब घरेलू उड़ानें शुरू होगी। एक बार घरेलू भले चुनिंदा शुरू हो, सारे रूट्स पे शुरू ना हो, लेकिन शुरू तो हो, शुरू होने के बाद ही बात बनेगी। तो एक बढ़िया खबर यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन के लिए आती हुई, इंडिगो के लिए आती हुई, एविएशन स्टॉक्स के लिए आती हुई, इनफैक्ट मार्केट के लिए भी इसे एक अच्छी खबर के तौर पर देखा जाए। धीमे धीमे जिस तरह से लॉकडाउन खुलने के आसार बनेंगे तो वो बाजार के लिए भी अच्छा होगा। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं जो आती हुई दिख रही। तो इस वक्त इंडिगो के लिए बढ़िया खबर है, ये बड़ी खबर है। कल लॉकडाउन के चौथे चरण का पूरा खुलासा होगा, लेकिन 18 मई से घरेलू उड़ानों पर विचार हो रहा है, घरेलू उड़ानें शुरू करने पर विचार होता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आपके सामने, तो इस पर फोकस कीजिए। इंडिगो डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी जरा इसके चार्ट्स देखकर बताइए, क्या और ज्यादा तेजी से उड़ने को तैयार है ये? जी अनिल जी, बिल्कुल। जिस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट्स ग्राउंडेड थी, ये चार्ट भी एक लेवल पे आके कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास बिल्कुल फ्लैट बिहेवियर दिखा रहा है। और जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये हायर साइड पे ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है अभी करंट लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1010 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये लेवल निकलने के बाद स्टॉक में मुझे लगता है कि बिल्कुल टेक ऑफ होगा और ये स्टॉक में फिर 1100 1140 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो 1010 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो एक टारगेट है। बट अगर इसका सपोर्ट देखें जो लोअर साइड पे बना हुआ है, वो इसका सपोर्ट अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 965 के आसपास एक सपोर्ट है। तो करंट लेवल से 965 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाना चाहिए। 1010 जो कि एक छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन ये लेवल क्रॉस होते से मुझे लगता है कि इसमें बड़ी तेजी बनेगी जो कि इसको 1100 की तरफ भी लेके जाएगा। बिल्कुल। और पिछले कुछ मिनटों में देखें तो एक शार्प खरीदारी के ट्रेंड आया है इंडिगो में। इंटरग्लोब एविएशन ये है स्टॉक जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। यहां पर आपको अच्छी खरीदारी के आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं कि ये आखिरी कुछ मिनटों में भी ये सस्टेन करता है नहीं, बट लॉकडाउन में ढील या खुलने की खबरों से कुछ एरिया में आप ज़रूर यहाँ पर एक्शन देख रहे हैं। फ्रेश बिकवाली आती हुई दिख रही है। बायोकॉन सुबह
गैप डाउन खुला था, फिर थोड़ी रिकवरी आई थी, उसके बाद स्टॉक फिर से अब दबाव में आपको आता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर भी आप नजर डालें। सुमित जी, आपका एक ट्रेडिंग स्टॉक इक्विटास, दोनों तरफ के मूव्स इसने दिए हैं। आज 50 का लेवल तोड़ा था और वहां से फ्रेश वीकनेस भी आई है, अब 48 पर आ गया है इक्विटास। यहाँ पर होल्ड करेगा या यहाँ पर भी वीक हो सकता है? कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? अगर निफ्टी में सपोर्ट टूटते हैं 9050 9000 के, तब तो ये स्टॉक में और गिरावट आएगी। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव संकेत आते हैं और अगर हमको पॉजिटिव मूव देखने को मिला तो ये 45-47 के आसपास सपोर्ट ले लेगा और वापस 50 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट वीक में फिर वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। ये पिछले 7 दिन स्टॉक के लिए बहुत रेंज बाउंड रहे, और जैसे कि मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स में एवरी डे हमने नया मूव देखा है, और सडन स्टॉक्स यूटर्न लेते हैं, चाहे वो तेजी से मंदी में हो या मंदी से तेजी में हो। तो अभी क्लोजिंग सेशन में लास्ट आधे घंटे में मेरी तरफ से फ्रेश कोई भी सलाह नहीं रहेगी। जिन्होंने सेल का व्यू लेके रखा है वो 50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें। अगर मंडे से मार्केट में कुछ भी तेजी का मूव देखने को मिला तो ये स्टॉक सडन यूटर्न मारेंगे वापस नेक्स्ट वीक। बिल्कुल सडन यूटर्न मार सकते हैं, बट हफ्ते की क्लोजिंग आ रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अच्छी तेजी बनी है या जो फिर ट्रेडर्स को इस हफ्ते पसंद आए थे, वहां पर वीकनेस आपको दिखेगी। वागले साहब, यूपीएल की जरा चार्ट देखिए, डेज लो पर आया, अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकडाउन आया था इस पर, 380 के नीचे फिसला है यूपीएल, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। ये अच्छे लेवल्स होंगे खरीदारी के लिए या आप और वीकनेस देख रहे हैं यहाँ पर? मैं थोड़ा सा साइडवेज मूव देख रहा हूँ 379 के करंट भाव से। मैं कहूँगा 372 373 तक जा सकता है, वहाँ वो लेवल खरीदारी का ठीक लेवल होगा। 368 का स्टॉप लॉस होगा और वापस से बाउंस बैक 390 तक जा सकता है। ओके, 390 तक ये वापस जा सकते हैं, तो बाउंस बैक की तैयारी में है। जैन साहब, आज जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्पेस है, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स है, वहां पर थोड़ी बिकवाली देखिए, हालांकि कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई है। मॉनसून शायद 1-2 दिन डिले होगा, खाली इसका अपडेट हमें कुछ दिनों में मिल जाएगा, पर जो वीकनेस आ रही है इन स्टॉक्स में, कुछ खरीदारी की राय आपने? आरसीएफ, ओके, जैन साहब का ऑडियो नहीं जा रहा है, थोड़ी देर में फिर से कनेक्ट करेंगे जैन साहब के साथ, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने आरसीएफ पर खरीदारी की राय दी थी और उस दिन भी मूवमेंट आया था, आज करेक्शन आया है, तो देख लेते हैं कि ये स्टॉक्स लोअर लेवल पर खरीदने चाहिए कि नहीं। पर 1-2 और स्टॉक्स की बात करें जहां पर अब प्रेशर आ रहा है। कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर, इस स्टॉक के लिए भी हफ्ता अच्छा रहा है, अच्छी मूव्स आई थी, अब थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है 550 पर। गोदरेज कंज्यूमर के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, एक इंट्राडे ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। जो इंट्राडे चार्ट्स पर सपोर्ट है वो लगभग 540 के आसपास है, तो यहाँ से 8-9 रुपए की गिरावट की गुंजाइश पूरी दिखाई पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसका लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी ठीक ठाक है, हायर बॉटम्स की श्रृंखला अभी भी चार्ट पर बनी हुई है, तो कोई परेशानी नहीं है। निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके तलाशें, तो 540 535 के आसपास मिले तो इसको खरीदने के बारे में विचार करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं 540 के आसपास आए तो आप एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। बट अब जो ट्रेंड बन रहा है बाजार में, ऐसे जैसे जैसे क्लोजिंग आ रहे हैं, हालांकि रिकवरी अच्छी आई है और निफ्टी भी एकदम सपाट हो गया, थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट वो स्टॉक्स जो काफी एक्टिव रहे इस हफ्ते, वहां पर आप थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। जी अनिल सर। नहीं, मैं एक्चुअली यही पूछा था कि अब कल लॉकडाउन 4 जो ऐलान होने वाला है और 18 मई से अब बोल रहे हैं कि चुनिंदा फ्लाइट्स वगैरह खुल जाएंगी, तो जैन साहब जैसे फ्लाइट खुलेगी सबसे पहले आप कहाँ ट्रेवल करना चाहेंगे? जैन साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? बिल्कुल आ रही है अनिल जी, बिल्कुल आ रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ, जो जैसे फ्लाइट खुलेगी, आपका पहला ट्रेवल डेस्टिनेशन क्या होगा? कहाँ आएंगे फ्लाइट पकड़ के, ये बताइए। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आज सुबह सोचा था, जैसे हमने नोट सभा किया, बजट सभा किया, एक रीओपन सभा करेंगे जैसे ये खुल जाए ना ये सारी चीजें। और बॉम्बे में तो फरवरी में क्या मेरी नजर लग गई थी, 6 बार आ गया था फरवरी में, और अपन मिले भी थे 2-3 बार तो, और 2-3 शोज भी थे, और मैं बोल रहा हूँ कि रीओपन सभा करेंगे जब खुल जाए। सो बॉम्बे, आई एम रियली मिसिंग बॉम्बे, और सर्टेनली मैं यही बोलूंगा कि बॉम्बे आएंगे, और फिर थोड़ा बहुत अगर हो सके तो मेरा होम टाउन है गुवाहाटी में, वहां जाने की कोशिश करूंगा। बट सर्टेनली
Bombay is on the top of my list. जैन साहब के लिए जयपुर से बॉम्बे के लिए वीजा बनवाना पड़ेगा। ये इतनी मल्टीपल एंट्री जो हो रही है आपकी, उसकी वजह से ये सब मामला हुआ है। लेकिन इस बीच बाजार 9150 को पार करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अच्छा मूव दिखाकर 9150 पर आया है। 9100 के नीचे ट्रेड कर रहा था जब हमने शो की शुरुआत की 9100 के आसपास, और हमने कहा शॉर्ट काट लीजिए एक बार मार्केट आखिरी 1 घंटे में ऊपर जाने की तैयारी में, आखिरी आधे घंटे में मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। 18,900 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, तो थोड़ी मजबूती हो रही है। लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और हो सकती है, हरे निशान में आने की कोशिश। और अच्छी बात यह कि निफ्टी फ्यूचर्स आप देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट से प्रीमियम में आ चुके हैं, तो निफ्टी फ्यूचर्स अब लगभग 5-7-8 पॉइंट के प्रीमियम पर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी देखिए इस वक्त 18,850 ये फ्यूचर में चल रहा है, और कैश में 18,880, 30 पॉइंट का डिस्काउंट है। बैंक निफ्टी में अभी भी 30 पॉइंट का डिस्काउंट है, लेकिन निफ्टी अब प्रीमियम पर आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स कवर होती हुई दिख रही है, और हो भी क्यों ना, सही लेवल से बाजार आपको रिकवरी के संकेत दे रहा है। थोड़ी देर में 3:10 पर हमारे साथ बसीन साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, और वो हमें कहेंगे भी, BTST कॉल्स भी उनके आने की तैयारी में। तो थोड़ी थोड़ी बाजार में जो मजबूती होती दिखे उसको फिलहाल आप एंजॉय कीजिए। और जो कुछ खरीदारी के कॉल राजेश जी ने दिए, 9300 का कॉल ऑप्शन। राजेश जी, निफ्टी पे तो आपने कॉल ऑप्शन दिया है, क्या बैंक निफ्टी को भी निफ्टी ऊपर खींच सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी किया जा सकता है, लेकिन जो आपने बिल्कुल डिस्कस किया था अभी शो की शुरुआत में, 19,000 काफी स्टीफ रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, और डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो एक बार 19,000 का लेवल क्रॉस हो जाए तो फिर 500-600 पॉइंट बहुत तेजी से बैंक निफ्टी में बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ से प्रीएम्प्ट करें कि निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट देगा, तो 19,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना सही स्ट्रेटेजी रहेगी। जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 280-85 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 19,500 का कॉल ऑप्शन वो लेके ट्रेड किया जा सकता है, बट वो प्रीएम्प्ट करना होगा हमें अभी मार्केट को, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन निफ्टी जो दिखा रहा है इंडिकेशन, तो वो इंडिकेशन के चलते हम अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो यहाँ से 290 के आसपास अभी अब ट्रेड कर रहा है। 19,500 का वो कॉल ऑप्शन बाय करें। इसमें 200 रुपए, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है कि जब ब्रेकआउट होगा तो फिर ये जो अभी 290 के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, इसमें टारगेट बनेंगे 550-600 रुपए तक के। तो 100 रुपए की रिस्क लेके अगर किसी को ट्रेड इनिशिएट करना है तो बिल्कुल 19,500 का कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। ओके, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय। आइए अब आपके लिए रखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नतीजों का अनुमान। पूजा हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? जी, M&M फाइनेंस के नंबर्स अगर देखेंगे तो वहां पर हल्की कमजोरी देखने को मिल सकती है। ब्याज से जो आय रहेगी वहां पर तो 17% की ग्रोथ रहेगी, लेकिन इस बार प्रोविजनिंग कंपनी को अधिक करनी पड़ सकती है। इनका जो CV सेगमेंट है वहां पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, जो कि इनके AUM में करीब 18% का योगदान भी करता है। तो वहां कुछ कंसर्न देखने को मिल सकते हैं, और उसके सामने अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। हमारा अनुमान है कि सालाना आधार पर 33% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जितनी बार हमारी मैनेजमेंट से बात भी हुई है, उनका कहना था कि उनका जो ऑटो सेगमेंट है और ग्रामीण इलाकों में भी इनका काफी ज्यादा फोकस है, तो वहां पर डिमांड कुछ में कमी देखने को मिलेगी। इस वजह से डिसबर्समेंट ग्रोथ भी कमजोर ही दिखाई देगी। ग्रॉस NPA में भी हमारा अनुमान है कि थोड़े बड़े हुए रह सकते हैं। 7.6% से बढ़कर जो ग्रॉस NPA के आंकड़े हैं वो 7.8% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो नतीजे हल्के कमजोर साइड पे रहेंगे। कमेंट्री क्या आती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। ओके, ये है M&M फाइनेंस पर। अच्छा, L&T फाइनेंस के भी है आपके पास अनुमान, तो बता दीजिए लगे हाथ वो भी। जी, L&T फाइनेंस के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी धीमी ग्रोथ ही रहेगी। ब्याज से आय में हम मामूली 5% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। मुनाफे में 7% की ग्रोथ इस बार दिखेगी। प्रोविजनिंग 32% बढ़ेगी, और उसी का असर हम देखेंगे कि मुनाफे पर पड़ेगा। अब क्योंकि L&T फाइनेंस और M&M फाइनेंस इन दोनों की पैरेंटेज के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो दोनों ही काफी स्ट्रांग है। तो इस वजह से आने वाले समय में हम ऐसा कुछ लिक्विडिटी या पूंजी के फ्रंट पर कुछ ज्यादा दिक्कतें हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ हिट इनके बुक्स पर जरूर पड़ेगा। तो उसको लेकर क्या कमेंट्स आते हैं L&T फाइनेंस के भी केस में, उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, इन दोनों पर आप नजर डालिए। काफी वॉलेटाइल हफ्ता रहा है इन स्टॉक्स के लिए, और दोनों तरफ के आपने यहाँ पर मूवमेंट भी होते हुए देखते हैं।
तो चलिए नजर रखते हैं किस तरह का आउटकम आता है। भसीन साहब बस कुछ ही देर में जुड़ने के लिए तैयार हैं, उससे पहले एक दो और बजिंग स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वागले जी, अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट देखिए, आप दोनों तरफ के ट्रेड जिसके पकड़ते हैं, ये हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स आए हैं। अब जो खरीदारी आ रही है अपोलो हॉस्पिटल्स पर, क्या करना चाहिए? 1350 पे आ गया, क्या ये अच्छा शॉर्टिंग लेवल होगा या फिर यहाँ से और स्ट्रेंथ दिखेगी? दीपांशु, इसका पैटर्न काफी अच्छा है। हालांकि आज के लिए ये मूव तो हो गई है ऐसा मेरा मानना है, बट अगले 2 से 3 दिनों में ये 1400 के आसपास जा सकता है। पैटर्न काफी स्ट्रांग है। 1351 के करंट भाव पे मैं भी 1340 1335 ये रेंज पे मैं बाय की सलाह दूंगा। इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। पिछले 6-7 दिनों के कंसोलिडेशन के से आज बाहर निकला है। मुझे लगता है ये 1400 1420 तक अगले 2-3 दिनों में जा सकता है। ओके, 1400 1420 तक अगले 2-3 दिनों में जा सकते, तो अच्छा मूवमेंट आ रहा है जहां तक सवाल है अपोलो हॉस्पिटल्स का। कुणाल जी, HDFC AMC, इस पर भी नजर डालिए, यहां पर भी अच्छे इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। सुबह खुला था तो करेक्शन हुआ, फिर डेज लो से अच्छी रिकवरी आई, अभी भी गेन्स होल्ड कर रहा है। यहां पर कोई ट्रेड है? देखिए, एक सीमित दायरे का कारोबार दिखाई पड़ता है दीपांशु। चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस 2650 के आसपास है ऊपर की ओर, और नीचे 2500 पर सपोर्ट है। तो 2500 से 2650 150 अंकों का एक रेजिस्टेंस बैंड है जिसमें स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक एक क्लियर ब्रेकआउट ना आए, मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। ब्रेकआउट आने के बाद डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, बाय करने की राय देंगे। तो ये है राय आपके लिए HDFC म्यूचुअल फंड HDFC AMC पर। आइए, भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वो आपको देंगे कुछ BTST स्टॉक्स। तो तैयार हो जाइए बिगुल के साथ BTST स्टॉक्स। बताएं भसीन साहब, बाय सेल? सर दोनों बाय हैं और आपने सही पकड़ा था। मुझे लगता है सर नेक्स्ट वीक मार्केट में अच्छी सेंटिमेंट होना चाहिए ग्लोबली और लोकली भी। और आई थिंक यू शुड ट्राई एंड बाय 2 फाइनेंशियल स्टॉक्स व्हिच आई एम बुलिश ऑन। आई थिंक दे हैव वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो आप बोले तो मैं दो तीन चीजें भसीन साहब जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल 2-3 चीजें अच्छी दिख रही है। एक तो वित्त मंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार हो रही है, आज भी होगी, कल परसों भी होगी, तो उनमें कोई भी अगर अच्छे ऐलान आए मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो है। ट्रम्प साहब आज दवा को लेकर बात करने वाले हैं। डाउ फ्यूचर्स आपके मजबूत चल रहे हैं। और प्लस आपने कहा ही, पिछली बार भी आपने 9050 के आसपास ही कहा था कि ये एकदम परफेक्ट लेवल है रिकवर करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। आज भी आप वही कह रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपके हमारे विचार एकदम आज मेल खा रहे हैं और हो सकता है फिर उस हिसाब से थोड़ी रिकवरी बने। जी सर बताए, पहला स्टॉक कौन सा है आपका? हाँ सर, पहला होएगा दिग्गज HDFC 1633-35 का भाव है। अंडर परफॉर्म किया है, बट मेरे को लगता है कुछ भी डेवलपमेंट पॉजिटिव HDFC विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियरी। और वैसे भी रियल एस्टेट और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हाउसिंग फाइनेंस को भी लीवे दी गया है। 1635 का भाव है। 1600 का स्टॉप लॉस रखिए। 1745 से 1750 का भाव टारगेट होना चाहिए सर। 1745 1750 के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड में खरीदारी करें। 1625 1630 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेवल्स आपको कैश मार्केट के दिए हैं। स्टॉप लॉस भसीन साहब एक बार फिर से बताएं सर। 1600 का स्टॉप लॉस सर। 1600 का स्टॉप लॉस, ओके, राउंड फिगर 1600 का स्टॉप लॉस। 1625-30 में खरीदिए। 1745 1750 के टारगेट के लिए ये है पहला स्टॉक भसीन साहब का। दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? दूसरा एक छोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इक्विटास इज बीन वेरी वॉलेटाइल, बट मुझे लगता है जो ये MSMEs में रिलीफ दिया है, इनको काफी मोमेंटम आना चाहिए वहां से। 48.5 का भाव है। इसमें आप 47 का स्टॉप लॉस रखिए। 52.5 से 53 का भाव इसका मिलना चाहिए। ट्रेडिंग पे क्या सर? ओके, 52 50 53 और ये आपके लिए खरीदारी करने की राय है। इक्विटास में भी 2 स्टॉक है जो भसीन साहब को पसंद है। इक्विटास 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और ऊपर की तरफ 52.5 53 2 टारगेट है। 47 का स्टॉप लॉस ये आपकी तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, ये 2 बेहतरीन पिक्स और हमारे दर्शकों को देने के लिए। एक HDFC है और दूसरा इक्विटास। एक दिग्गज है, दूसरी छोटी कंपनी, लेकिन है दोनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स। जी दीप, तो दोनों तरफ से खरीदारी की राय आई है भसीन साहब की?
बिल्कुल अनिल जी, और हम देख भी रहे हैं जो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं भरपूर एक्शन वहां पे बनता हुआ दिख रहा है और डेज लो से काफी सारे एनबीएफसीज में रिकवरी भी आती हुई दिख रही है सर। तो जबरदस्त एक्शन है एनबीएफसीज में और इसलिए भसीन साहब भी रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर एनबीएफसीज के साथ खरीदने के लिए। साथ ही सर ऑटो स्टॉक्स पर भी नजर डालिए क्योंकि भरपूर एक्शन वहां पर भी है। शो की शुरुआत में हमने देखा था मदरसन सुमी पर एक ब्रेकआउट आया था, वो सस्टेन कर रहा है। अमर राजा एक्साइड आज दोनों ही अच्छा ट्रेड कर रही है, बल्कि अमर राजा वापस डेज हाई पर आ गया है और सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। एस्कॉर्ट्स, आपने इसकी मैनेजमेंट के साथ भी बात करी थी, वहां पर भी आपको अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है। एक बार पालविया साहब से मैं अमर राजा पे लेना चाहूंगा व्यू। पालविया साहब 3.5% की तेजी सुबह से अमर राजा एक्साइड दोनों ही अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, उसमें अमर राजा में और अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। जी हाँ दीपांशु जी, जिस तरीके का इसका सेटअप है और स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बाइंग दिख रही है, स्टॉक में जो भी माइनर डिप आ रही है वहां पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना हुआ है इसका स्टॉक का। जब तक ये 550 555 के रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में ही रखना चाहिए और इसको लेके ही चलना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो नियर टर्म चार्ट पे अगर सेटअप के हिसाब से बात करें तो 585 एक इसका इमीडिएट हर्डल है। एक बार ये लेवल क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है इसमें जो शॉर्ट टर्म में टारगेट बन के आएंगे वो 620 630 तक के टारगेट इसमें बनना चाहिए। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। 555 रुपए स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट होगा इसका 620 का। उसके बाद इसमें जो टारगेट होंगे वो काफी बड़े टारगेट बनेंगे जो कि इसको 680 की रेंज में लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रखेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें काफी अच्छे प्रॉफिट बनने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल, तो अमर राजा और एक्साइड दोनों ही अच्छे हैं और अमर राजा अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। बंसल जी, आपसे एक स्टॉक पूछना चाहूंगा, अदानी पोर्ट्स, इस पर देखिए पिछले 2 दिन, ये हफ्ता ही अच्छा रहा है पर पिछले 2 दिनों में अच्छी मूव आई है और आज भी गेन्स होल्ड करी है इस स्टॉक ने। वीक बाजार में भी गेन्स होल्ड कर पाया है और अब रिकवरी में भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, हालांकि आज उतनी गेन्स नहीं है। पर अदानी पोर्ट्स 310 के आसपास, क्या एक रेजिस्टेंस जोन है या फिर और अच्छी लेवल्स आ सकते हैं इधर? नहीं, देखिए दीपांशु, आपने राइटली मेंशन करा, 2 दिन पहले यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर एक अप मूव अच्छा शुरू हुआ था, बट 312 रुपए के लेवल्स को स्टॉक नहीं तोड़ पा रहा है। तो नई खरीदारी तभी करनी चाहिए जब 312 के स्तरों के ऊपर निकले, तब एक नई खरीदारी का कैंडिडेट बनेगा। ओके, तो 312 के लिए वेट करें। अगर मेरे को याद है तो 2 दिन पहले बागले साहब ने भी इस पर एक ट्रेड रेकमेंड किया था। हमने मूव्स अच्छी देखे हैं, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी थी, बट ये हफ्ता अच्छा रहा है, बल्कि पिछले 2 दिनों में अदानी पोर्ट्स काफी एक्टिव रहा है। तो नजर रखिए, अदानी पावर कल एक्टिव था पर उसके बाद उसमें मुनाफा वसूली भी आपने आते हुए देख लिया। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको इस बाजार में देखते हुए मिलेंगे। इस बीच सीमेंस में थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है, यहाँ पर एक मूव आया है। सुमित जी, सीमेंस के चार्ट कैसे देखते हैं? 1000 के नीचे बहुत कम टाइम जाता है, वहां से सपोर्ट लेकर हमेशा रिवर्सल आता है और रिजल्ट्स वाले दिन भी हमने देखा था कि एक अच्छा रिवर्सल बना था इस पर। अब क्या करना चाहिए सीमेंस के साथ? बिल्कुल एकदम सही कहा, स्टॉक 1000 के नीचे सस्टेन नहीं करता है और 1000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये होल्ड भी करता है और 1000 के लेवल से स्टॉक ने पिछले 3 दिन में बाउंस बैक दिखाया है। तो ये बाउंस में ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसमें बॉलिंगर बैंड के मिडल बैंड के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 1100-1115 के हैं और 1100-1115 के लेवल निकलते हैं तो 1180 तक का अपसाइड मूव भी सीमेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर नीचे में 1025-1030 के आसपास का सपोर्ट भी है। आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चला जा सकता है स्टॉक के अंदर। ओके, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके आप मेंटेन कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। वागले जी, एक्सिस बैंक डेज लो पर, अभी मैं उसकी चार्ट भी देख रहा था, 3-3.5% की गिरावट है, 388 के आसपास आ गया है। एक्सिस बैंक पर क्या करना चाहिए सर? दीपांशु, डेज लो है लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सपोर्ट एरिया है लगभग 380-485 के आसपास। थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड हो सकता है बट फ्रेश बिकवाली की तो मेरी सलाह नहीं। एक तो वॉल्यूम बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली बाय नहीं किया जा सकता, साइडवेज टू डाउन साइड ही है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेटर होगा। ओके, थोड़ा सा वेट करें तो बेटर रहेगा जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है। बट एक्सिस पर प्रेशर बन रहा है, इंडसइंड बैंक पिछले 2-3 दिनों से गिरावट दिखा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी आज प्रेशर में है। तो इन दिग्गज नामों से जो प्रेशर बन रहा है
उससे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी आपको 250 अंक नीचे दिखेगा। जो रिकवरी है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा सस्टेन नहीं हुई, निफ्टी भी एकदम फ्लैट होकर फिर वहां से और ऊपर नहीं बन पाया, तो 9150 के ऊपर जाने में निफ्टी को भी इस समय परेशानी आ रही है। पर सीमेंट स्टॉक्स के लिए भी अच्छा दिन रहा। रैमको सीमेंट जो आज सुबह सचित जी रेकमेंड करके गए थे, वहां पर उनके टारगेट्स भी आगे 575 का उन्होंने टारगेट दिया था, 577 का यहाँ पर आपने डेज हाई देखा है। अभी थोड़ी देर पहले ग्रासिम में खरीदारी आती हुई दिखी थी, यहाँ पर एक्शन देखिए। कुणाल जी, ग्रासिम पर कोई व्यू है इस समय जिस तरह का मूवमेंट आया, थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है, यहाँ पर ट्रेड है कोई? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है दीपांशु, एक रेंज में ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर देखिए सीमेंट स्पेस में ही कोई स्टॉक चुनना है तो मुझे लगता है रैमको सीमेंट चुनना चाहिए। क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पूरे स्पेस में जो सबसे बेहतरीन चार्ट है वो रैमको का है। ग्रेसिम की बात करें तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट जरूर है 500 के आसपास, लेकिन कोई क्लियर अभी ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नहीं है और ना ही उस तरह का मोमेंटम है, तो इसको पास करेंगे। लेकिन रैमको सीमेंट मुझे लगता है कि बिल्कुल खरीद करके जाना चाहिए। ओके, रैमको सीमेंट आप जरूर खरीद करके जा सकते हैं, ये बन रही है इस समय राय। और सचित जी ने आज सुबह इसको रेकमेंड भी किया था अपनी BTST कॉल्स में। ANI के हवाले खबर आ रही है और आपकी स्क्रीन के बॉटम में आपको फ्लैश भी होती हुई दिखेगी। DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कुछ ट्रेन सर्विसेज कुछ रूट्स पर कामकाज फिर से शुरू कर सकती है जब ये 4th फेज ऑफ लॉकडाउन होगा, यानी कि आने वाले हफ्ते से कुछ मेट्रो सर्विसेज कुछ रूट्स पर शुरू हो सकती हैं। रेस्ट्रिक्शंस अभी भी लगेंगी, नए नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये नए नॉर्म्स हमें पता चल जाएंगे, पर कुछ रूट्स पर ट्रेन सर्विसेज वापस शुरू हो सकती हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC की तरफ से। ये आपके लिए इस समय बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो जो चौथा फेज है लॉकडाउन का, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मिडवीक कहा था कि चौथा फेज काफी डिफरेंट रहेगा। इंतजार है कि किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, किस तरह की ढील होती हैं, किस तरह की नई गाइडलाइंस होंगी, कौन सी नई जोन्स हैं। पर हाँ, जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, दिल्ली में मेट्रो सर्विसेज कुछ एरियाज पे कुछ रूट्स पर वापस शुरू हो सकती हैं, ऐसे इस समय आपको संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुंबई में ऑलरेडी लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है, पुणे और महाराष्ट्र के कुछ और शहरों में भी बढ़ गया है, पर ये इस समय ANI के हवाले से खबर आती हुई आपको दिख रही है। तो यहाँ पर भी नजर है, लॉकडाउन को ढील देने में भी शायद एक थीम बनती जा रही है। ग्लोबली हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में एक रिकवरी आई थी 2 हफ्ते पहले, जब लॉकडाउन में ढील देने की बात चल रही थी, उस रिकवरी के बाद बिकवाली भी हुई। पर भारत में किस तरह की ढील होती है, किस तरह की नई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इन पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। तो ये है आपके लिए लॉकडाउन से रिलेटेड खबरें इस समय। डाबर का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, पर उससे पहले अनिल जी की 3-20 की स्ट्रैटेजी तैयार है, बिगुल बजा के जान लेते हैं कि आखिरी 10 मिनट के ट्रेड के लिए क्या व्यू बन रहा है और मंडे के लिए कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है कि नहीं। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से सहारा है, हालांकि डाउ फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों से फिर से फिसला है, तो थोड़ा वॉलेटाइल, जिस तरह से भारतीय बाजारों में एक्शन वॉलेटाइल है, ग्लोबली भी इस समय वॉलेटाइल दिख रहा है। बल्कि जब हमने आपकी स्ट्रैटेजी ली थी 1 घंटे पहले, तब से अब तक डाउ फ्यूचर्स में देखेंगे तो लगभग 60 अंक की गिरावट आई है। यूरोप में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली हुई है, हालांकि मार्केट्स अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 1.5% की तेजी यूरोप में भी है सर। दीप, वीकेंड पर बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली। एक अमेरिका में चूंकि थोड़ी बहुत तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है, फिर ट्रम्प साहब क्या कहेंगे क्या करेंगे, ये तो बोल के कि भाई दवा के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद पॉजिटिव साइड पर हो, फिर चीन मीन को लेकर कुछ बोल देंगे कर देंगे, तो वो भरोसा नहीं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डर है। अच्छा, 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर होने का मतलब ज़रूरी तो नहीं कि ऊपर ही हो 50 ही, 500 भी ऊपर हो सकता है या 500 नीचे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है अमेरिका में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ है, अब हमारे यहाँ पिछले 2 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वित्त मंत्री जी की, वैसे ही आज कल परसों 3 दिन और होगी, तब तो सोमवार को कुछ नहीं, न्यूट्रल ऐसे कैसे आ जाएंगे हम। अब पता नहीं इस बीच में अगर कोई ऐसा कोई ऐलान कर दे बैंकों से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, और अचानक से गैप वेप से ऊपर हो जाए, तो वो एक और चीज़ है जो यहाँ भी बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल है। अच्छा, आ भी जाए तो यू नेवर नो। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार का ऐलान आएगा, तो वो भी पता नहीं किस तरह की चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन बहुत सारी चीज़ों में ना बेहतर ये है कि आप आराम से पोजीशन को जीरो रखें और शांति से जाएं। न तेज़ी की पोजीशन रखिए, न मंदी की पोजीशन रखिए। तेज़ी की पोजीशन क्यों नहीं रखनी है, उसका रीज़न बता दूं कि 9200 के नीचे लगातार दूसरे दिन आप बंद हो रहे हैं, तो टेक्निकली आप मार्केट पे बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। ये तेज़ी की पोजीशन नहीं रखने के पीछे कारण है मंदी की। और दूसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल है,
मंदी की पोजीशन नहीं रखने के पीछे कारण यह है कि आप एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हो रहे हैं। 9050 का सपोर्ट इस हफ्ते आपने 2 बार टेस्ट किया और वहाँ रुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से बाउंस देना हो तो ये भी अच्छी जगह है। और अगर कोई खबर आ गई अच्छी तो हो सकता है आप 2300 खुल जाए, बड़ी बात नहीं है, 150-200 पॉइंट ऊपर खुलना। तो दोनों तरह के रिस्क ज़्यादा है। अगर किसी को करना ही है तो ऑप्शन ले, जिसका तेजी का मूड हो 9300 का ऑप्शन खरीदिए, जिसका मंदी का मूड है 9000 का पुट खरीदिए। मेरा कहना यह है कि बेहतर है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो न्यूट्रल होकर जाइए, ज़्यादा सेंस बनता है उसी में। आराम से वीकेंड एंजॉय कीजिए, सोमवार को आके देखेंगे, नहीं तो क्या होगा, आपका वीकेंड पूरा बिजी हो जाएगा। पहले आज रात को डाउ को देख के सो आप, उसके पहले वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनो। सैटरडे संडे भी आप, वैसे तो खैर आजकल सब लोग फ्री हैं, कोई काम नहीं है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ही सकते हैं, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे भी आप उसमें बिजी हो जाएंगे। नहीं तो मंडे सुबह आ जाना, हम सारा का सारा डिटेल आपको शॉर्ट में बता ही देंगे 3 दिन में क्या हुआ है। तो इसलिए आराम से एंजॉय कीजिए लाइफ, कुछ मत, आराम से जीरो करके शांति से बैठ जाइए, लाइफ एंजॉय करिए, पोजीशन जीरो करिए। क्यों टेंशन कैरी फॉरवर्ड करनी है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ये राय आ रही है अनिल जी की तरफ से। एक और चीज है और दीप जी सर, दीप एक चीज और भी है, हाँ एक चीज और भी है, कोई कॉल नहीं देना खरीदना है बेचने का, वो भी अपने आप में कॉल है। इसे ऐसा ना समझे कि कॉल नहीं है, नहीं, कुछ नहीं करना भी अपने आप में एक डिसीजन है कि हमें कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं इसलिए नहीं करना है कि डायरेक्शन क्लियर नहीं, कुछ इसलिए नहीं करना है कि बहुत सारी चीजें हैं। जब बहुत सारी चीजें हो ना, तो आपने ऐसा तो है नहीं कि सौगंध खाए ही कि मुझे कुछ न कुछ करना है। जिनको कुछ न कुछ करना है उनके लिए तो 2 ऑप्शन दे दिए, मंदी करनी है तो 9000 का पुट, तेजी करनी है 9300 का कॉल। लेकिन जो शांति से संयम रख सकते हैं, धैर्य के साथ बैठ सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, वो आराम से कुछ न करें, उनके लिए सोमवार को सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, सोमवार को सब कुछ मिलेगा। और जैसे कि अनिल जी बार बार आपको बता ही रहे हैं, ये वैसी मार्केट है जो दोनों तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है। तो फिर इतने सारे ट्रिगर्स अगर आगे हों तो पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। पर चलिए, शो की क्लोजिंग से पहले एक बार बैंक्स और फाइनेंशियल्स के बारे में फिर से बात कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी आ रही है पर सस्टेन नहीं कर पा रही है, और बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए परेशानी कुछ और बढ़ सकती है आने वाले समय में। क्या आ सकती है ये परेशानी, ये बताने के लिए तैयार है पूजा। बताएं पूजा। जी देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने निकल कर आती हैं जिससे कि अब ये लगता है कि बैंक्स और एनबीएफसी जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और उसके खत्म होने के बाद भी काफी ज्यादा दिक्कतें, इनको अपने जो कोर कारोबार है वो करने में भी दिक्कतें हो सकती है। अब दिक्कत बढ़ने के 3 कारण है यहाँ पर। पहला तो ये है कि बैंकों का जो 70% से ज्यादा का क्रेडिट एक्सपोजर है, यानी कि लोन एक्सपोजर है, वो एक डेटा के अनुसार रेड जोन से है। तो यहाँ पर उनको एक काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है। और 62% से ज्यादा डिपॉजिट का एक्सपोजर वो भी रेड जोन से है। तो अब रेड जोन में इतने ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण अगर लॉकडाउन में कुछ ढील होती भी है या आने वाले समय में देखना होगा, इनके ऑपरेशन में यहाँ पर कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। दूसरा कारण ये है कि एक और भी डिटेल निकल कर आ रही है और ये एनबीएफसी से जुड़ी हुई है कि करीब 60 एनबीएफसी के जो बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर मैच्योर होने जा रहे हैं Q1 FY21 में, यानी कि अगले क्वार्टर में ही एनबीएफसी के करीब 70,000 करोड़ के बॉन्ड यहाँ पर मैच्योर होने वाले हैं। और मैच्योर होने वाले में सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है वो बड़ी 15 एनबीएफसी का है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा एनबीएफसी के केस में, और इससे एक बड़ा झटका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तीसरा ये है कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। पहला तो, और इससे अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि रिवर्स रेपो विंडो के जरिए हमने देखा कि 4 से 6 मई के बीच बैंकों ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा तो अपने आरबीआई के पास ही जमा कर दिए। यानी कि जब डिमांड ही नहीं है तो बैंक उसको लेंड नहीं कर पा रही है और उसको सस्ते ब्याज दरों में आरबीआई के पास इस बड़े अमाउंट को पार्क करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनबीएफसीज को इस पूंजी की जरूरत है, लेकिन कम रेटिंग वाली एनबीएफसीज को कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे कारण हैं जिससे बैंक्स और एनबीएफसीज के सामने जो दिक्कतें हैं वो खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जो बैंक्स और एनबीएफसी पर ये सारी है। जी, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बैंक्स और एनबीएफसी के लिए। यही वजह है कि बैंक्स एनबीएफसी उतने मजबूत हो नहीं पा रहे हैं जितने होने चाहिए। बाजार में कोई खास ऐसी बढ़िया क्लोजिंग नहीं दे रहा है, ये क्लोजिंग मजेदार तो नहीं है। लाल निशान भी हो रही है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी 18,850 के नीचे ही क्लोज होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी क्लोजिंग नहीं है। ये एकदम बॉर्डर पे ही क्लोज हो रहा है। 1850 हमने क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया। अब मैं आपको ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि आपको अपनी तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देना चाहिए नहीं कर देना। जी सीरियसली ईमानदारी समझ में नहीं आ रहा है।
825 पर जो क्लोज हो रहा है उसको अच्छा समझे या खराब समझे? लग तो खराब ही रहा है वैसे, लेकिन सिंपल चीज है, लेकिन पॉइंट सिंपल है कि मामला थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन वाला है मार्केट में इस वक्त। देखते हैं सोमवार को क्या कुछ होता है, जब ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में हम वापस लौटेंगे मेरे ख्याल से तब ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्या कुछ होता है। इस बीच बाजार फाइनल क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। बता दूं एक्शन क्या कहां होता दिख रहा है। पहले कुछ मजबूत शेयरों की बात कर लें जिनसे बाजार को सहारा मिला है। वेदांता आज का टॉप गेनर, हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी 3 रुपए नीचे आया है 95 हाफ कल हाई बनाने के बाद में। अब ये 3-3.5% मजबूती के साथ बंद हो रहा है। सोमवार को इसकी होगी बोर्ड बैठक। भारतीय एयरटेल 2.5% ऊपर है, बीपीसीएल 2% ऊपर है, एशियन पेंट्स 2% ऊपर है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सारे के सारे मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। लेकिन जो सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को वो लीवर और रिलायंस से मिल रहा है। दोनों ही 1.5% की मजबूती के साथ आज बंद होने को तैयार होते दिख रहे हैं। तो लीवर और ये दोनों ही मजबूती होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये आपके लिए संकेत है। तो दीप ये है क्लोजिंग के हिसाब से। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.5% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। दीप बिल्कुल अनिल जी, और हमने देखा है कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आज थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी, पर वहां पर फिर वो सस्टेन नहीं हो पाई और बाजार की प्रेशर बढ़ता ही रहा वहां से। तो देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आता है। जैसे कि आपने बताया M&M वीक था, भारतीय इंफ्राटेल, एक्सिस बैंक, यूपीएल, इंडसइंड, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, आईसीआईसीआई बैंक सभी में वीकनेस देखने को मिली। बजाज फिनसर्व, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस ये भी वीक थे। L&T हालांकि 2-3 दिनों से पॉजिटिव एक्शन था, बट आज यहाँ पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आपने होती हुई देखी है। अगर वायदा कारोबार की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स एक्टिव रहे, पर वही मेन कल्प्रिट्स हैं जहां पर गिरावट आई। पहले एक्टिव स्टॉक्स की बात कर दूं जहां पर अच्छी खरीदारी थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों पे अच्छा ब्रेकआउट आया। साथ ही रैमको सीमेंट, सचिन जी ने जो सुबह रेकमेंड किया था, अच्छा मूवमेंट वहां पर भी आया। मदरसन सुमी, एस्कॉर्ट्स, अमर राजा, एक्साइड, ऑटो स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स काफी एक्टिव रहे और टाटा मोटर्स में भी थोड़ी खरीदारी थी। बीपीसीएल सुबह से एक्टिव है नतीजों के लिहाज से, और अनिल जी ने सुबह इस पर एनालिसिस भी की थी। मन्नापुरम, यहाँ पर भी आपने बढ़िया मूव देखी और फिर एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली भी आ गई। टोरेंट फार्मा, इंटरग्लोब एविएशन, उन खबरों पर कि शायद अगले हफ्तों से कुछ फ्लाइट्स अलाउ हो सकती हैं, वहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, HUL, नैल्को, NTPC और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छी मूव्स रही। पर दूसरी तरफ देखिए तो लूजर्स भी काफी सारे थे। M&M फाइनेंस, जैसे कि अनिल जी ने बताया, PVR, जिस तरह से अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर पिक्चर्स रिलीज हो रही हैं, एक्विटास, गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। अशोक लेलैंड, बैंक ऑफ बड़ौदा डेज लो पर क्लोज होता दिखा। फेडरल बैंक रिवर्स हो गया एकदम। क्यूमेंस इंडिया, बंधन बैंक, इन्फो एज, उज्जीवन, साथ ही UPL, डाबर, यूनाइटेड ब्रूरीज पर ब्रेकडाउन था। अदानी पावर कल की गेंस के बाद ब्रेकडाउन, और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, कैनरा बैंक, यहाँ पर भी आपने मुनाफा वसूली देखी। तो ऑल इन ऑल अनिल जी 9150 के नीचे बंद हुए, और जैसे कि सर आप बोल रहे थे लगातार 2 दिन वीक क्लोजिंग हुई। जो रिकवरी आई थी सर सस्टेन नहीं हुई, और आने वाले दिनों में जिस तरह की खबरें हैं लग रहा है कि बाजार में इस समय कॉन्फिडेंस तो नहीं है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बिल्कुल वीकली क्लोजिंग कमजोरी के नोट पर होती हुई दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए आज 2 चीजें आपसे डिस्कस करनी। पहले तो मैं शाम का 6 बजे वाला शो बता दूं, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस करूंगा। शाम को 6 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक और पैकेज यानी तीसरी किस्त आज जारी करेगी। पैकेज तो एक ही है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है एक एक करके, तो आज तीसरी इंस्टॉलमेंट है। होटल, टूरिज्म, एविएशन, ये सारे सेक्टर्स हैं जिनके लिए कुछ अच्छा आ सकता है। कोरोना और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार इन्हीं सेक्टर्स पर पड़ी, जो खाने पीने वाले हैं, घूमने फिरने वाले हैं, ये सारे सेक्टर्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, ये खुलेंगे भी सबसे लास्ट में। तो ऐसे में इनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। तो आज शाम 6 बजे हम आपको विस्तार से बताएंगे, और जो पैकेज आ जाएगा उस पर खास चर्चा भी करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारा खास शो देखिएगा, होटल टूरिज्म को राहत की डोज, ये है शाम का 6 बजे का पैकेज आपके लिए। शाम का 6 बजे का शो आपके लिए, पैकेज तो वित्त मंत्री जी देंगे, हम शो बताएंगे आपको आज शाम 6 बजे होटल और टूरिज्म पर, ये खास शो आपके लिए। अच्छा, इस बीच एक चीज और जो बताना चाहता हूँ वो ये कि आज एक कुणाल जी, राकेश जी के, अरे आपको पता है आज क्या खास है? खास नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं मालूम आज क्या खास बात है। अनिल जी शुक्रवार है अनिल जी आज। हाँ अच्छा अच्छा, ये इतना खास हो गया, शुक्रवार होना। शुक्र दीदी। इसके अलावा भी एक चीज और खास है,
वो मैं आपको बताऊं। और ये खास ये है कि आज इंटरनेशनल फैमिली डे है क्या, तो इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर हमारी ये पूरी जो स्क्रीन पर 7 महान विभूतियाँ मुझे नज़र आ रही है, वो यानी कि दीप और साथ ही जैन साहब, सुमित जी, बंसल जी राकेश जी एक ही है, सॉरी आजकल, बंसल जी और कुणाल जी, जैन साहब और राजेश जी, आप सब और आप ही की तरह हमारी एक्सपर्ट्स की बड़ी फैमिली, जी बिजनेस के हमारे सारे मेरे सहयोगी जो मेरे साथ काम करते हैं, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, और सबसे बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है हमारे दर्शक, मेरे सोशल मीडिया पे इतनी लंबी चौड़ी बड़ी फैमिली, HUF हो चुका है पूरा। तो इन सबको इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की वजह से मेरा इंटरनेशनल फैमिली डे, मतलब मेरी इंटरनेशनल फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है। सही मायनों में हम इंटरनेशनल इसलिए भी हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो मुझे ओमान, बहरीन, दुबई, अबू धाबी से मैसेज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, सिंगापुर, ढेर सारे ऐसे देश हैं जहाँ से हमें देखने वाले हैं। इस इंटरनेशनल फैमिली मौके पर एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मुझे याद आ रहा है, जैन साहब आप भी सरप्राइज करेंगे। एक बार है ना, एक मैसेज मुझे, बाकी तो आते हैं, समझ में आता है कि बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन एक मैसेज मुझे पाकिस्तान से आया था एक बार, काफ़ी वक्त हो गया उसको, पेशावर से, और उन्होंने मुझे कहा कि आपका, मैं वो एक मैं पिछले जॉब में जहाँ था तो वहाँ पर हम कोई ऐसा एजुकेशन शो करते थे, तो मैं एजुकेशन शो करता था, तो उसके कुछ एपिसोड से, तो उसमें उसने बोला कि यह 48 या 49 नंबर वाला जो आपका एपिसोड है, उसमें 12वें-13वें मिनट से लेके 14 मिनट तक की आपकी उसमें ऑडियो बराबर नहीं आ रही। तो हमने कहा भाई गजब, और वाकई में वो निकाल कर देखा, वहाँ ऑडियो गायब थी। तो मतलब ऐसी जगह से फिर मैंने उनको पूछा भाई कि आप पाकिस्तान में हो क्या हमारा शो देखते हैं, तो बोले कि इन्वेस्टिंग तो सब जगह सेम है, तो इन्वेस्टिंग के जो गुरु मंत्र आप बताते हैं, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा। तो इंटरनेशनल फैमिली डे के मौके पर हम दुनिया भर में जितने भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। जैन साहब ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं हमें, देखिए आपको भी बधाई। या थैंक यू अनिल जी। इनफैक्ट काफी लोग आजकल बाहर वाले लोग ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं, और मैं तो देखता हूँ कि ट्विटर पे भी आपकी जो फॉलोइंग है और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड से, और जी बिजनेस को तो अब वाकई में ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो तो बहुत अच्छे से देखती है, चाइना में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं। जब हमारे ही फॉलोअर्स हो गए वहां से, तो मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान, और बहुत सही है, देखिए इन्वेस्टिंग की कोई लैंग्वेज नहीं, और हर जगह फंडा तो वही है, कंपाउंडिंग ही करना है और अच्छे से इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर जगह सिमिलर होती है। और बाकी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा कि ये सुन के कि इतनी बारीकी से एक जना इस तरीके से आपके एपिसोड को देखकर और आपको नोटिस भी करवा रहा है। एनीवेज, इंटरनेशनल फैमिली डे पे पूरी जी बिजनेस की टीम को और सारे व्यूअर्स को और जितने मेरे पैनलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे। वैसे तो इस अभी ये जो वक्त ऐसा है, आपको अपने परिवार के साथ पूरा समय बिताने का मौका मिल रहा है, उस समय का सदुपयोग भी करें, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और हमारे साथ भी क्वालिटी टाइम बिताएं, और हमें समय समय पर आप अलर्ट भी रखें, चेताते भी रहें, गलती हो तो हमें बताएं भी, और साथ ही इम्प्रूव करने के लिए आपके सजेशन भी दें, और जो हमारे एक्सपर्ट्स जब कभी अच्छा काम करें तो उसकी दिल खोलकर तारीफ भी करें, ताकि वो मोटिवेट हैं। यही एक परिवार का मतलब होता है कि जहाँ एक दूसरे की कमियों को मजबूत करना, उनसे बाहर उन्हें निकालना, और जो उनकी मजबूती या अच्छाई हैं उनकी तारीफ करना, ताकि पूरा परिवार एक साथ आगे बढ़ सके। तो हमारी पूरी जी बिजनेस के परिवार की कोशिश यही है, आप और हम साथ में मिलकर इस मंदी के मार्केट में, इस मुश्किल भरी इकोनॉमी में कुछ 2 पैसे हमारे दर्शकों के लिए, आप सबके लिए बना पाएँ, बचा पाए, ये हमारी कोशिश है। और उम्मीद करते हैं ऐसे कई सारे इंटरनेशनल फैमिली डे आप और हम साथ साथ मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए, और सोमवार को फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, ढेर सारी खबरें होंगी, ढेर सारा एक्शन होगा, सारा का सारा आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर विश्लेषण, एनालिसिस, खबरें मिल जाएंगी सुबह 7 बजे से जी बिजनेस पर। लेकिन आज भी भरपूर एक्शन है, वीकेंड पर भरपूर एक्शन है, ढेर सारे स्पेशल शोज भी आ रहे हैं, कुछ वो स्टार्स ऑन जी बिजनेस, स्टार वो वाले शोज भी हैं, मेरे ख्याल से लारा दत्ता वगैरह के साथ हमारे शोज हैं, वो भी होंगे, कुछ हमारे सिंगर शान के साथ शो थे वो भी होंगे। तो वीकेंड पर भी आपके लिए बड़े मस्ती भरे शोज भी हैं, तो वो मिस मत करिएगा। फिलहाल मुझे, दीप और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दीजिए इजाज़त।